हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर में। और मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही मस्त तरीके से करूंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया बेटा। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पास में करने वाले हैं दिस इज वन शॉट ऑफ एएस नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना। एक आपके पास आसान सा आप लोगों के पास में वाला स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड की जो बातें ना वो आप लोगों के और भी बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर में काम आती है। ठीक है ना। तो अपने पास में मेरे साथ में स्टैंडर्ड को ध्यान से सुनना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे आपके जितने भी बढ़िया वाले क्वेश्चन है ना, जिनमें छोटा सा पॉइंट है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनेंगे ना, तो आप लोगों का पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को रिवाइज कर दूंगा। ऑलमोस्ट 2 आवर्स से विदिन आप लोगों को रिवाइज भी कर लेंगे हम लोग। और जो भी नोट्स है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? इसी वीडियो के नीचे बेटा आप लोगों को लिंक मिलेगा, एक सी इंटर ध्रुना बैच का फ्री बैच है, और उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे नोट्स आपको लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो विद एनोटेटेड है, विदाउट एनोटेटेड है, आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बट आप सिर्फ, कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, सुनने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने एंड पे उसके बाद प्रैक्टिस भी खुद करनी बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें साथ में, या लेक्चर खत्म होने के बाद। एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और ये पूरा प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, एंड इस स्टैंडर्ड की वेटेज आप कह सकते हैं 7 to 10 मार्क्स तक की आप लोगों की बन जाती है इन द एग्जामिनेशन जो है। सो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसकी रिवीजन को, इसके वन शॉट को। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो बात हमारे पास आती है वो ये आती है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब बेटा हम निवेश करना है ना। इसको लेके पूरा स्टैंडर्ड एएस 13 जो हमें बताता है, ठीक है ना। और ये कहता है जी, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट, जो हमारे पास एसेट है विच इज हेल्ड, क्यों है जी? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, भाई कमाई करनी है। अब वो जो आपके इनकम आ रही है बेटा, दो प्रकार के आ सकते हैं। एक होती है रेवेन्यू नेचर की, एक होती है कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर की इनकम आपके पास कैसे आती है? जैसे अगर आपने मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, तो मेरे को उससे क्या मिलेगा? डिविडेंड की इनकम आएगी। ठीक है ना। अगर मैंने कोई डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी, तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दैट इज इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग में अगर मैंने करी, तो उसमें मेरे को क्या आएगी? सर रेंट की इनकम आएगी। ठीक है ना, मैं किराए पे चढ़ाऊंगा, रेंट की इनकम आएगी। तो ये आपके पास क्या है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन कौन सी रेवेन्यू नेचर की, जो वो चीज कमा के दे रही है। एक होता है जो आपके पास होते हैं कैपिटल नेचर, वो होता है उस चीज की जो वैल्यू की कल को बढ़ना, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, जो प्राइमरीली किसमें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। कि हम जो कल को अपने पास आज खरीदे 10 लाख की जमीन, कल को जाके वो 50 लाख की हो जाएगी, तो दैट इज द कैपिटल एप्रिसिएशन विच इज कैपिटल नेचर की जो इनकम आ रही है। ठीक है ना। नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा हमारे जो हमारा स्टैंडर्ड एस 13 है ना, वो इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई करता है दो तरीकों से। एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट, जिस शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, एक होती है नॉन करंट विच इज लॉन्ग टर्म। इसको हम अपने पास जो डिवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा ऑन दी बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है कि हमारी क्या इंटेंशन है, कि जो मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसमें मेरी क्या इंटेंशन, में से कितने समय तक रखूंगा, होल्ड करूंगा। तो अगर मेरी इंटेंशन है कि मैंने इसे लंबे समय तक रखना है, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाती है। थोड़े समय के लिए रखना है तो करंट हो जाती है। अब ये थोड़ा और लंबा समय कैसे पता चलेगा? वो है इंटेंशन। अगर अप टू 1 ईयर है, 1 साल से कम के अंदर ही मैं बेच दूंगा, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है। और 1 साल से ज्यादा के लिए रखूंगा तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, नॉन करंट होती है। इसी की वजह से इनका जो नियम है ना, वैल्यूएशन का ईयर एंड पे, उस पर फर्क आता है। उसको लेके मेरे क्वेश्चन आते हैं, बाद में जाके आते हैं। पर एक नियम आपके पास जो है वो क्या है? नियम बेटा, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट पे सिंपल रूल इन्वेंट्री वाला लग जाता है। भाई आज मैंने 100 की खरीदी हुई इन्वेस्टमेंट, ईयर एंड पे अगर उसकी फेयर वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है 120 है, तो फायदा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली फायदा तो तब रिकॉर्ड करूंगा जब बेचूंगा। पर अगर उसकी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो कम होकर 90 पे आ गई है, तो मैं अपना 90 पे दिखाऊंगा, मैं 10 का लॉस रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि वो कुछ समय के बाद ही तो मेरे को होना है। ठीक है ना। तो इसलिए नियम क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू। ठीक है ना। तो दोनों में से कम पे दिखा रहे हैं, तो अगर फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू कम है तो लॉस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नॉन करंट का क्या होता है? उसे कॉस्ट पे दिखाते हैं लंबे समय के लिए ना, 2 साल 3 साल। आज अगर वैल्यू कम भी होगी तो क्या ही हो गया, वो तो ऊपर नीचे चलती रहती है। तो इसलिए हम उसके लॉस को प्रोवाइड फॉर नहीं करते। हाँ, मान लीजिए 100 की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, वो पहुंच ही गई 60 पे, और हमें लगता है जो गिरावट हुई ना, वो एक लंबे समय तक रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, तो उसे बोलते हैं परमानेंट डिक्लाइन, या बोलते हैं अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन। वो टेम्परेरी नहीं है, छोटा मोटा डिक्लाइन है, लंबे समय तक रहने वाला है। उस केस में उसकी प्रोविजन बनानी होती है। अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो ही लॉस रिकॉर्ड करना होता है, वरना नॉर्मल कोर्स में वैल्यू अगर कम भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनलेस लिखा है तभी नॉर्मल रूल है कॉस्ट पे, अनलेस परमानेंट डिक्लाइन। परमानेंट मतलब अदर देन टेम्परेरी, जो परमानेंट लंबे समय तक रहेगा। इसके मेरे पास क्वेश्चन आएंगे, पर वो बाद में जाके आते हैं। ठीक है ना। अब आता है बेटा हमारा अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से, हम इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, क्योंकि हमारी दोनों की अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है। एक होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे डिविडेंड की इनकम आएगी। तो जिन पे इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो कैसे? डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
डिविडेंड की इनकम किस पे आती है, शेयर्स पे आती है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो इसकी दोनों की मुझे अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करने का तरीका रहता है, तो इन दोनों को अब डिस्कशन करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी इंटरेस्ट इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे हमें क्या मिलेगी बेटा, इंटरेस्ट की इनकम मिलती है। अब जब मैं सबसे पहली बार इन्वेस्टमेंट खरीदता हूँ तो मेरे पास एंट्री क्या आएगी, सर इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट है, तो मैं सिंपल एंट्री डालूंगा, परचेज करने के समय इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूंगा जिस भी कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड्स खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, टू बैंक। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, हम इंटरेस्ट भी साथ के साथ देते हैं, क्या देते हैं बेटा, इंटरेस्ट भी देते हैं, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट की जो कंप्यूटेशन आएगी ना, मैं सारी बातें भी डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल है, इंटरेस्ट एक तो बेटा हमेशा ही हमेशा फेस वैल्यू पे लेना है, आप कितने में खरीद रहे हो उससे मतलब इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हमेशा फेस वैल्यू, क्योंकि कंपनी जब इंटरेस्ट देती है फेस वैल्यू पे देती है, ठीक है ना। एक मेरी जो ट्रांजेक्शन होती है बेटा वो एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है, कम इंटरेस्ट भी हो सकता है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग और कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग, कम इंटरेस्ट का मतलब इंक्लूडिंग, ठीक है ना। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, अभी हम बात करते हैं। जो अगर डील हो रही है क्या उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि डील हो रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, तो मैं दोनों को लेके केसेस अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और एक ब्रोकरेज का भी पॉइंट है। अभी ये सारी चीज ना मैं आपको बड़े प्यार से एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ, मेरे साथ आराम से शांति सुनेंगे, आपके साथ बहुत ईजी हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं आपके जिसमें सारी परचेज सेल सब सिखा दूंगा पूरे आपके पास सारे केसेस में। मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने करी बेटा 12% डिबेंचर्स आपने लिए किस कंपनी के, एक्स लिमिटेड के, तो 12% डिबेंचर हमारे। अच्छा ट्रांजेक्शन क्या है, ओपनिंग में 1 अप्रैल 25 को मेरे पास 1000 डिबेंचर पड़े थे और वो मेरे पहले के पड़े, वो मेरी कॉस्ट 120 की है। 1 जून को मैंने इस साल और खरीदे 200 डिबेंचर 101 में। कंपनी जो इंटरेस्ट देती है बेटा साल में 2 बार देती है, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, एक बार 30 सितंबर को दे रही है, एक बार 31 मार्च को देती है, ठीक है जी। और एक 31 जनवरी को मैंने सेल भी किए थे 800 डिबेंचर 103 पे, क्योंकि मेरे पास 1000 थे, 200 1200 हो गए, तो उसमें से 800 बेच दिए। इन फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट का रेट 12% है ना। इससे मैं आपके पास ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे बेटा, इसमें ध्यान रखना है हमारा डेट पर्टिकुलर, यहाँ ना अमाउंट जो आता है वो तो है ही अमाउंट जो कॉस्ट है, बट यहाँ पे और भी कॉलम आ रहा है। एक इंटरेस्ट का कॉलम हम साथ ही बनाते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट अकाउंट भी यही बना रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग सेपरेटली इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, हम इसके साथ ही बना रहे हैं। एक होता है नॉमिनल, नॉमिनल कॉलम हमारी रेफरेंस के लिए, मदद के लिए, क्योंकि इससे इंटरेस्ट कंप्यूट होता है नॉमिनल वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू। नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन है। जब भी आप सेल वगैरह करेंगे, ईयर एंड की वैल्यूएशन करते हैं, तो उसके लिए हमें नॉमिनल कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना। अब नंबर भी बना सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू बना लेते हैं, एक ही बात है, नंबर लिख लो नॉमिनल वैल्यू लिख लो। सबसे पहले क्या है, जैसे ओपनिंग बैलेंस है तो 1000 डिबेंचर है, तो ओपनिंग में 1 अप्रैल 1000 डिबेंचर दैट मीन 1 लाख, और इनकी मेरी कॉस्ट कितनी 120, तो ये आपके पास हो जाएगा 1000 डिबेंचर्स की कॉस्ट 120 है, ठीक है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन आई परचेज की, ठीक है ना। अब मैंने ये बोला है कि बेटा ब्रोकरेज भी लग रही है 2% और एक्स इंटरेस्ट है और फीफो मेथड है। फीफो का मतलब बाद में आएगा। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो मैं अपने पास डील करने जा रहा हूं, मान लीजिए मैं 101 पे खरीद रहा हूं, तो मैं पार्टी से 101 रुपए तो पे कर ही रहा हूं, मैं उसे इंटरेस्ट भी पे करूंगा। क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हर ट्रांजेक्शन में आता है। सर क्यों आता है इंटरेस्ट, अब प्लीज समझना। यहां पर बेटा जब मैं किससे खरीदूंगा, तो बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ना उसे ये 2 महीने का, कितने महीने का, 2 महीने का, विच इज अप्रैल और मई का 2 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि बेटा जो कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी ना वो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट देती है। कंपनी ये नहीं बोलती कि अच्छा मैं 2 महीने का ब्याज किसी और को दूंगी, 4 महीने का ब्याज किसी और, वो देखेगी इस दिन किसके पास ये होल्डिंग है, तो मेरे पास होगी ना, मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी। तो अगर मैं अपने पास इससे 1 जून को खरीद रहा हूं तो 2 महीने तो उसके पास पड़े रहे ना, तो मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पिछला इंटरेस्ट 31 मार्च को हुआ था सेटल जो है। तो पिछले इंटरेस्ट डेट से लेके जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है, मैंने क्या बोला, पिछली इंटरेस्ट डेट से लेके जो भी ट्रांजेक्शन डेट है, पिछली इंटरेस्ट 31 मार्च ही, तब से लेके ट्रांजेक्शन डेट तक का इंटरेस्ट आपको लेना है, ठीक है ना। अब वो इंटरेस्ट क्या इस 101 में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इंटरेस्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब मैं उसके अलावा इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ठीक है। एक होती है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कौन है, जो हमारे पास एजेंट है, ब्रोकर, वो जो डील करा रहे, तो वो अपने पास ब्रोकरेज चार्ज करता है। ब्रोकरेज हमारी किस पे होगी, जितने पे सौदा हुआ, मैंने 200 डिवेंचर 101 पे लिए, तो वो उस पर अपने पास 2% ब्रोकरेज चार्ज करेगा। अब ये मेरे लिए खर्चा है, देखो मैं पार्टी को पैसे दे रहा हूँ, मैं ब्रोकर को, मेरे लिए खर्चा है, तो मेरे खरीदने की खर्चा ही है, वो उसी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो जो भी खर्चा मेरा खरीदने में लग रहा है, लाइक ब्रोकरेज है, कई बार क्वेश्चन में कोई स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, तो वो मेरे पास कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो इंटरेस्ट में कितने महीने का दूंगा, सर 2 महीने का दूंगा, ठीक है ना। 2 महीने का इंटरेस्ट में से कब से आएगा, पिछले इंटरेस्ट डेट से लेकर ट्रांजेक्शन डेट तक, तो 2 महीने का आएगा। वो किस पे आएगा, फेस वैल्यू पे। तो 200 डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितनी थी 100, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 20,000, 12%, 20,000 कैसे है, 200 डिवेंचर 100 के 20,000, 12% रेट है और 2 महीने का, तो कितना बना 400 रुपए। तो ये मेरा 400 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। मैंने नोट नंबर यहाँ पे 1 साथ साथ लिख दिया, आपको समझाते जाऊंगा। तो जब मैं पेमेंट करूंगा, टू बैंक आया, मैंने खरीदा तो टू बैंक, क्योंकि एंट्री का इन्वेस्टमेंट टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू तो आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए 400 का इंटरेस्ट दे रहा हूँ।
जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट टू बैंक। और ये क्या आ रही है, कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी सर, देखो मैंने ना 200 डिवेंचर्स के बदले 101 रुपए दिए, एक तो ये पार्टी को दे रहा हूँ, साथ में 2% ब्रोकरेज भी तो लग रही है, तो 2% ब्रोकरेज भी आपके पास ऐड हो जाएगी। वो हमेशा किस पे होगी, इसी के ऊपर होगी जिस पे सौदा हुआ। 20,200 के ऊपर 2% ट्रांजेक्शन वैल्यू पे होती है, ठीक है ना, 20,604। तो ये मेरी कॉस्ट में आ जाएगी, विच इज नोट नंबर 2, विच इज नोट नंबर 2। तो ये मेरे पास आ गया, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, परचेज कॉस्ट आ गई। तो मेरी एंट्री देखो क्या आई थी, इन्वेस्टमेंट, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ टू बैंक। इन कैलकुलेटेड हमेशा कहां से होगा, इंटरेस्ट बेटा पिछली इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजेक्शन डेट तक होता है, ऑलवेज पिछली इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है ना। जब तुम परचेज करना है, खरीदने के समय क्या क्या लोगे, परचेज कॉस्ट लोगे, ब्रोकरेज कमीशन है वो भी आ जाएगी, कोई स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है वो भी आ जाएगा, सब मिला के आपके कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो खर्चे हो रहे हैं, ब्रोकरेज कमीशन, परचेज करी तो खर्चा ऐड हो रहा है, खर्चा ऐड हो रहा है। और आपके पास में ब्रोकरेज कमीशन बेटा किस पे होती है, परसेंटेज ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस, जितने में सौदा हुआ उसके ऊपर हो रही है, जितने में सौदा हुआ उसके ऊपर हो रही है, ठीक है। मैं इसमें अभी सेल वाले पॉइंट पे आऊंगा, तो ये वाली बात क्लियर हुई है सर। अभी अब आपके पास आप डेट से चलना, सर अगली डेट ना 30 सितंबर आ रही है। 30 सितंबर जब भी इंटरेस्ट डेट आएगी ना, तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। कंपनी बेटा जब भी इंटरेस्ट देगी ना, वो देखेगी आपके पास कितनी होल्डिंग है, तो आपको चेक करना इस दिन आपकी होल्डिंग क्या है। तो 1,000 पहले पड़े थे, 200 और थे, तो 1,200 हो गए, मतलब 1,20,000। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके पास में 1,20,000 पे मिलेगा उस दिन की होल्डिंग पे। कंपनी से जब भी इंटरेस्ट मिलना, मान लो साल में 2 बार है, 6 महीने के बाद, तो आपको उस दिन जो होल्डिंग है, तो 120 12% 6 महीने 7,200, तो बाय बैंक आ जाएगा 7,200, नोट नंबर 3। फिर 31 जनवरी को सेल हो रहा है, अब सेल हो रहा है तो पैसे आएंगे, बेचेंगे तो 31 जनवरी को आपने बेचा बाय बैंक, ठीक है ना। 800 डिवेंचर मतलब 80,000, क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यस। इंटरेस्ट में से कैसे लेना है, पिछली इंटरेस्ट डेट से लेकर, क्योंकि 31 सितंबर तक हो चुका है क्लोज, यहां से लेके यहां तक कितने महीने बने, 4 महीने। तो हम जिसको बेच रहे हैं उससे 4 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, पता है क्यों, क्योंकि कल को कंपनी उसे 6 महीने का इंटरेस्ट देगी बाद में। तो मेरे पास में 80,000 के ऊपर फेस वैल्यू 80,000, 12% 4 महीने का 3,200 इंटरेस्ट आ गया। तो ये मेरे पास इंटरेस्ट बन जाएगा 3,200, ठीक है जी। ये तो इंटरेस्ट मिला मुझे। अब मेरी डील एक्स इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं तो अभी एक्स इंटरेस्ट की बात करूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, जब मैंने बेचा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो मुझे पार्टी से पैसे मिलेंगे, कितने मिल रहे हैं, 800 इंटू 103, तो 800 इंटू 103 8200। ब्रोकर तो अभी भी है, ब्रोकरेज आपकी अब भी लग रही है। अब क्या हो रहा है, पार्टी से आपको पैसे मिल रहे हैं, ब्रोकरेज आपका हमेशा खर्चा है, ब्रोकर पैसे ले गया, ब्रोकर पैसे ले गया तो बेटा आपकी जेब में तो पैसे कम बचेंगे ना, इसलिए ब्रोकरेज परचेज के समय आप पार्टी को देते हो, ब्रोकर को भी देते हो, तो ऐड हो जाता है। सेल के समय पार्टी से पैसे मिले पर कुछ पैसे ब्रोकर ले गए, तो आपकी जेब में तो नेट कम आए ना, तो इसलिए ब्रोकरेज सेल के समय माइनस हो जाएगी, तो वो 2% इसी का होगा जितने में सौदा हुआ, 82,400 का 2%। और ये बनी वैल्यू, सेल वैल्यू 80752, 80752 आ जाएगी, वर्किंग नोट नंबर 5 जैसे मैंने यहाँ लिखा, ठीक है ना। तो वो आपके पास सेल प्रोसीड आ गई। एक बात गांठ बांध लेना, सर क्या बेटा, जब भी सेल होगा, जब भी सेल होगा प्रॉफिट लॉस निकलेगा, जब भी सेल होगा प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे हमारा मेथड रोल प्ले करता है, फीफो मेथड है। फीफो मेथड का मतलब क्या होता है, फीफो मेथड का मतलब होता है जो सबसे पहले खरीदा उसमें से जा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये इस वाले लॉट में से जा रहा है, तो ये 1,00,000 वाले लॉट में से 80 का बेच रहे हो, ठीक है ना, तो हम प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालेंगे। तो प्रॉफिट लॉस कैसे, अगर मेरी 120 कॉस्ट 1,00,000 की थी, या 1,000 बोल दो, 1,000 नंबर पे चलो, तो 800 मतलब 80,000 की कितनी है, नॉमिनल वैल्यू से कर लो। अगर 120 मेरी कॉस्ट थी ना ओपनिंग वालों की, 1,00,000 वालों की 120 थी, तो 80,000 की कितनी बनती है, तो मेरी कॉस्ट बनी 96। मैंने कितने बेचा, 80752 में, तो मैंने कम पे बेचा, तो मुझे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो मेरा लॉस है जब मैंने बेचा 15248 का, लॉस प्रॉफिट जो भी है पीएनएल में चला जाएगा। तो लॉस आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, बाय पीएनएल आ गया लॉस 15248, दैट इज नोट नंबर आपका 6 बना। तो बेचने पे आपके पास क्या हो रहा था, पैसे आ रहे थे, और बेचने में आपका प्रॉफिट लॉस आपका पीएल में चला गया, ठीक है ना। तुम्हारी एंट्री क्या है, देखो जब इंटरेस्ट मिलता है तो बेटा बैंक टू इंटरेस्ट था, जैसे मैंने बोला था, वो तो होल्डिंग जो उस दिन थी उस पर मिला। फिर जब बेचा तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कैसे निकलना, वही लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके जब आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है। और जब भी बेचोगे क्या निकलेगा, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट टू पीएल, लॉस है तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, वो लॉस पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंट्री हमारे पास बनती है। और ब्रोकरेज का खर्चा, जैसे मैंने बोला बेटा, ये हमारे पास जब भी सेल हो रही है, ये ब्रोकरेज कमीशन क्या हो जाएंगे सर, सेल के समय माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए खर्चा ही है। परचेज के समय पार्टी को दे रहा हूँ, ब्रोकर को दे रहा हूँ, सेल के समय पार्टी से मिल रहे हैं, पर ब्रोकर ले गया, तो मेरी जेब में नेट हो रहा है, तो माइनस हो गया, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हुई है सर। अब क्या करना बेटा, अब आपके पास 31 मार्च है, 31 मार्च को क्या होगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा। अब कितनी होल्डिंग पे मिलेगा सर, देखो 1,200 थे, 800 बेच दिए, 80,000 तो बचे कितने, 40,000 के नॉमिनल। तो 40,000 की नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा 40,000, 12% 6 महीने का कंपनी से मिलेगा, 6 महीने का मिलना है।
₹2400, तो वो इंटरेस्ट आ गया आपके पास में ₹2400, ठीक है जी। और बाकी क्या करना है, बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस क्या करना है, एक आपने अपने पास नॉमिनल निकालना है, वो आ गया 40,000, ये वाला। कॉस्ट कॉलम को निकालो, तो कॉस्ट कॉलम का बैलेंस निकालेंगे, इतना आएगा। वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कर रहा है जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है उसकी मेरी कॉस्ट कितनी है, 44604, वो बैलेंसिंग फिगर है। आप टोटल अपने पास करेंगे, दिस टोटल माइनस दिस टोटल करके निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और एक है इंटरेस्ट कॉलम, इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है बेटा, तो वो कहाँ चला जाएगा, पीएल में। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है तो वो कहाँ चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा, पीएल अकाउंट ट्रांसफर, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कहाँ चला गया, पीएल में, बाकी बैलेंस आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की। एक ओवरऑल एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की हाउ द प्रोसेस, क्वेश्चन कराऊंगा यार, अभी तो पहले कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ ना इसके साथ में। अब इसमें और क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ध्यान से समझना। अगला, अगर इसी में ब्रोकरेज तो 2% ही थी, पर एक कम इंटरेस्ट होता और फीफो मेथड ही होता, तो फर्क है। कम इंटरेस्ट से फर्क क्या पड़ता बेटा, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जो मैंने सौदा किया था 101 में या 103 में खरीदने बेचने का, उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। बस करना क्या होता है, जब आप अपना वर्किंग नोट बना रहे थे, मान लीजिए परचेज कॉस्ट का, तो हमने 200 खरीदे थे 101 पे, ये वाला बनाया था ना वर्किंग नोट। हमारे पास ब्रोकरेज भी लगी थी, ब्रोकरेज तो सौदे पे 404 पे, इस पे 2% है। बस आपने क्या करना है, जो इंटरेस्ट निकाला था वो 2 महीने का जैसे, उसे इसमें से माइनस कर देना। जो इंटरेस्ट निकाला था वो इसमें से, क्योंकि इसी में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। ब्रोकरेज के अमाउंट पे फर्क नहीं आएगा, ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन प्राइस पे है, ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू पे है, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स से की कम है, वो पहले ही आपका ऐड हुई या सेल होगी तो माइनस होगी। हाँ, कम इंटरेस्ट है ना, अब इसी में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो आपका पास में इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम पहले को क्या कह रहे हैं, अच्छा ये पकड़ो टोटल पैसे और इसी में ब्याज है, तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मेरी कॉस्ट 20204 है। इट मीन्स कि जब आप ये अकाउंट बनाते, यहाँ तो 400 ही लिखते, पर यहाँ पे अब 20204 होता, बस ये फर्क होता, ये फर्क है कम इंटरेस्ट से। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है आपके पास में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसी में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वो आपके पास बता रहे हैं। अच्छा, जब आप सेल कर रहे थे तो सेल में क्या होता है, वर्किंग नोट नंबर जो 5 पीछे बनाया, हमने बेचे थे बेटा कितने, 800 103 पे, ब्रोकर पैसे लेके गया इतने 2%, ठीक है जी, तो वो तो है ही आपके पास में, माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, क्योंकि अब इसमें इंटरेस्ट है। तो पार्टी जो टोटल पैसे दे रही है, एक तो ब्रोकर पैसे लेकर, और जो पार्टी दे रही है वो कह रही है इसमें इंटरेस्ट है भाई। तो अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन मेरी कम इंटरेस्ट होती तो क्या होता, तो इंटरेस्ट को बस माइनस कर देना। तो इंटरेस्ट हमारा 3200 आया था ना, ये वाला 3200 आया था इस वाली में, तो माइनस हो जाता, तो ऑब्वियसली हमारे पास में सेल प्रोसीड्स इतनी आती। तो जब एंट्री डालते तो 77552 लिखते, ये तो इतना ही ठीक था, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती जो अभी निकाली कि इन्वेस्टमेंट के नाम का कितना है। एंड ऑब्वियसली आपकी वैल्यू में फर्क आ रहा है, तो आपके पास में प्रॉफिट लॉस में फर्क आता। वर्किंग नोट 7 जो बन रहा था कि टोटल नॉमिनल वैल्यू, अगर मतलब टोटल 1 लाख वालों की 120 थी कॉस्ट, तो 80 की कितनी है, वो इतनी आती। हाँ, ये सेल प्रोसीड्स आती है, लॉस आपका फर्क पड़ जाता, लॉस में फर्क पड़ जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस में फर्क पड़ता, ठीक है ना। तो हमारे लॉस में, तो मैंने वो पूरा वर्किंग नोट दिखाया कहाँ कहाँ फर्क पड़ना, कहाँ कहाँ फर्क पड़ना है। तो एक्स इंटरेस्ट में क्या, विदाउट इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट में याद रखना दोनों में, मतलब सेल या परचेज माइनस ही होना है। ब्रोकरेज परचेज के समय ऐड है, सेल के समय माइनस है, फर्क समझना। जब भी सेल करोगे प्रॉफिट लॉस निकालोगे, जब भी सेल करोगे प्रॉफिट लॉस निकालोगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई, ये सब। अगला आता है बेटा, ब्रोकरेज 2% ही है, एक्स इंटरेस्ट है, पर मेथड वेटेड एवरेज, या उसे क्वेश्चन बोलते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। अब क्या हो रहा है, हम ना ये नहीं कह रहे, मतलब केस बनी है ये, अब हम ये कह रहे हैं कि आपने जब ये सेल करे थे, फीफो मेथड बोल रहा था, इसमें से बेचा। वेटेड एवरेज क्या कहता है, उस तारीख को देखो टोटल होल्डिंग कितनी है, तो मेरे पास तो ये भी और ये भी है ना, तो दोनों की कॉस्ट टोटल में डिवाइड बाय टोटल जो है, मतलब मैं इंडिविजुअलिटी पे नहीं जा रहा कौन पहले आया कौन बाद में, ना भाई। तो हमारे लिए क्या है, ये एक्स इंटरेस्ट वाले ले रहा हूं, तो ये मेरी पहले वाले की कॉस्ट थी, ये मेरी दूसरे वाले की कॉस्ट थी, ये मेरी टोटल कॉस्ट है, और ये टोटल कितने की, इतने की है। तो अगर ये टोटल की इतनी नॉमिनल वैल्यू की इतनी कॉस्ट है, तो जो 80,000 बेचे उसकी कितनी है, तो बस यहाँ पे ये करना है। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, वर्किंग नोट 7 में फर्क पड़ता, टोटल कॉस्ट दोनों की आगे मिला के न्यूमरेटर में डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू होगी, बट टोटल कॉस्ट टोटल नॉमिनल वैल्यू इनटू कितने बेचे 80,000, ये आती है आपकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोर्स, जो बेचा उसकी कॉस्ट वर्सेस कितने बेचा, केस 1 वाला है ये, तो इतने का लॉस आता, फिर लॉस में ऑब्वियसली फर्क पड़ जाता। मतलब जो वैल्यू आ रही है प्रॉफिट लॉस की, देखो ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट है, कम पे बेच रहे हो तो लॉस है, यहाँ कम पे बेच रहे हो तो लॉस आ रहा है। ये है अगर आपका वेटेड एवरेज मेथड होता, ये होता है वेटेड एवरेज मेथड होता, ठीक है ना। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और है, विच इज ईयर एंड वैल्यूएशन। देखो नॉर्मल कोर्स के अंदर में ना, जब आप ईयर एंड पे वैल्यूएशन कर रहे हो, अगर मुझे मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा तो मुझे कुछ नहीं करना, फिर तो जो आ रहा है वही आ रहा था। मतलब जैसे मैंने किया एग्जांपल में, मेरे भाई ये नॉमिनल वैल्यू की इतनी कॉस्ट है, यही बैलेंस शीट में दिख जाएगी वैल्यू, ये बैलेंस शीट में दिखेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है ना।
अगर मुझे मार्केट वैल्यू देता है तो बेटा फॉर योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर मार्केट वैल्यू दे रहा है तो हम हमेशा उसे करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हम हमेशा करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो अपना रूल लगाते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो अब क्या क्या केस बन सकते हैं? मेरा केस 1 था ना, जो केस 1 लिया था उसमें कितना था, नॉमिनल वैल्यू इतनी थी और कॉस्ट इतनी थी। देखो नॉमिनल वैल्यू इतनी आई थी और कॉस्ट इतनी थी, ठीक है ना। तो इस केस में अगर मेरी मार्केट वैल्यू मान लीजिए पर डिबेंचर 120 है, मेरे बचे कितने थे 400, 1000 थे, 200 खरीदे, 1200 माइनस 800 बेच के 400 बचे। जो नॉमिनल वैल्यू 40,000 है, दैट मीन्स 400। तो इनकी मार्केट कॉस्ट कितनी थी, इतनी। मार्केट वैल्यू कितनी होती, इतनी। दोनों में से लोअर क्या कॉस्ट, मुझे कुछ नहीं करना, बस यही दिखा देना जो किया था। मतलब आपके आंसर में कहीं फर्क नहीं होगा, कॉस्ट कम है फिर कुछ करना ही नहीं ना, क्योंकि फायदे को तो रिकॉर्ड करना नहीं, लोअर पे दिखाना है, तभी तो बोला। तो कॉस्ट कम है तो कुछ नहीं करना, आपको बस वर्किंग नोट बनाना है, बात खत्म होगी। ऐसे जैसे मैंने दिखाया, कॉस्ट इतनी, मार्केट वैल्यू इतनी, लोअर इतना। बट मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में मार्केट वैल्यू मान लीजिए 105 है, तो कॉस्ट तो इतनी थी, केस भी है, तो मार्केट वैल्यू इतनी होती फिर। अब लोअर क्या है 42,000, तो पता है फर्क क्या पड़ना था। अब आपकी मार्केट वैल्यू कम है, दैट मीन्स आप लॉस रिकॉर्ड करेंगे। आपके पास 44604 कॉस्ट है, जो बैलेंसिंग फिगर आ रही थी अकाउंट की, बट आपने दिखाना कितने में 42,000 पे, तो बेटा बाकी का आपका लॉस हो जाएगा 2604 का। तो इसकी ना पता है एंट्री, पता है क्या बन रही है, इसकी एंट्री बन रही है पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट 2604 से। देखो ये लॉस ऑन सेल नहीं है, ये लॉस ऑन वैल्यूएशन बोलते हैं इसे वैल्यूएशन का लॉस बोलते हैं। तो आपके पास पता है क्या करना था, जब आप अकाउंट बना रहे थे तो आप यहाँ पे अकाउंट बना के पता है क्या करते, आप यहाँ लिखते बाय पीएनएल लॉस 2604, और फिर ये वैल्यू दिख रही होती ईयर एंड की 42,000, मतलब ऐसे दिखता। ये कब करना है, अगर मार्केट वैल्यू कम है, अगर मार्केट वैल्यू कम है तो लॉस आ जाएगा अकाउंट में, तो लॉस आ जाएगा अकाउंट में, ठीक है बात, ये वाली बात क्लियर है। हाँ मार्केट वैल्यू ज्यादा फिर कुछ नहीं करना, मार्केट वैल्यू दी नहीं फिर तो वैसे ही कुछ नहीं करना। तो हम ये करंट मानते होते हैं तभी तो कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टाइम मानोगे फिर तो मार्केट वैल्यू का रेलिवेंस नहीं रहा ना। क्वेश्चन अगर मार्केट वैल्यू दे रहा है तो नहीं भी बोल रहा तो करंट मान के ही कर रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करंट मान के ही कर रहा है। क्या ये बात हमारे दिमाग में गई? क्या ये बात जितनी मैंने आपको बताई कॉन्सेप्चुअली, क्वेश्चन भी एक कराऊंगा, बट अभी के लिए पहले मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँ बेटा। हमारा जिन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलते क्या क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, ब्रोकरेज है, जो भी है। अगर क्वेश्चन हमें नहीं बताता डील एक्स है कि कम है, तो बेटा हम जनरली अपने पास एक्स इंटरेस्ट ही मानते हैं। मन में सवाल आएगा ना कि एक्स से कम है, ठीक है ना। ब्रोकरेज के खर्चे की बात होगी, चाहे परचेज है सेल है, ब्रोकरेज आपके ट्रांजेक्शन प्राइस पे आपके पास में होता है, ठीक है ना। फिर कम इंटरेस्ट के केस में क्या करते हो, इंटरेस्ट को माइनस करना है, चाहे वो परचेज निकालते समय चाहे सेल माइनस करते हुए, ये वाली बात करते हैं। मेथड हमने सीखे, एवरेज कॉस्ट भी है, मेथड हमने सीखा फीफो भी है। क्वेश्चन जिसका बोलेगा उसका कर लेते, बट जनरली इंटरेस्ट वाले जो ये जो हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट वाले में, इसमें मोस्ट ऑफ द केस में फीफो ही होता है, बट वेटेड एवरेज आ सकता है। हाँ क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम जनरली बोलते हैं फीफो या वेटेड एवरेज, तो आप कोई भी कर सकते हो, प्रेफर फीफो कर लेना। मतलब सॉल्व करने के लिए वैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम देखते हैं ना इंस्टीट्यूट के, आज तक फीफो क्या है खुद बोल के ही आया, ठीक है ना। नहीं बोलते तो आप चाहे फीफो कर लेना या एवरेज कॉस्ट कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेथड मैंने आपको दोनों सिखा दिया, ठीक है ना। अब आता है एक अगला केस विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फर्क समझने की कोशिश करना, मैंने सारे फैक्ट सेम लिए, एक चीज को चेंज करके। ये आपके पास वही कंपनी है, फेस वैल्यू वही है, रेट वही है, ट्रांजैक्शन वही है, 1 अप्रैल 1 जून आपके पास में 31 जनवरी और 31 मार्च साल खत्म हो रहा है। फर्क पता है कहाँ डाला मैंने, इंटरेस्ट की डेट्स में। अब इंटरेस्ट आपके पास में 2 बार मिल रहा है, 30 जून और 31 दिसंबर को। पहले 31 मार्च और 30 सितंबर था, अब 30 जून को एक इंटरेस्ट मिल रहा है, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है। ये है मेरी इंटरेस्ट की डेट्स। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना, बेटा आपके पास में करने का तरीका सेम है, बस चार्ट और एंड में ध्यान रखना है। बेटा पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा कंपनी को, पिछला इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर को लास्ट ईयर। तो जब आपका लास्ट ईयर क्लोज हुआ होगा ना, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने लास्ट ईयर 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट बुक किया होगा, 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट होगा। बस आपको क्या देखना है, अब जब आपकी इंटरेस्ट की डेट और जो अकाउंटिंग ईयर की डेट्स है जिसको आप बना रहे हो अकाउंट्स, वो सेम नहीं है जैसे इस केस में, तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग में एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। नॉर्मली तो वो टू एक्रूड इंटरेस्ट बाय एक्रूड इंटरेस्ट लिखना चाहिए, हमारा आईसीआई क्या करता है उसे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के साथ ही डाल देते, जो मैं सिखाता हूँ। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा सर, 3 महीने का आएगा। बस आपने क्या ध्यान रखना है, तो जब आपने ओपनिंग बैलेंस डाला ना 1,01,20, तो यहाँ पे 3,000 का एक्रूड इंटरेस्ट, ये कैसे आ रहा है सर, 3 महीने का आ रहा है। जो लास्ट ईयर एक्रूड इंटरेस्ट था वो अभी ओपनिंग में रिवर्स में आ गया, तो ये 1 लाख के ऊपर 12% 3 महीने 3,000 आ गया।
ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट मैंने बड़ा क्लियरली लिख दिया। तो ये 3000 वहां से आ गया ये आपके पास में, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जब परचेज करी ना, वैल्यूज में फर्क है, किसी को लगेगा वैल्यूज में सेम है, नहीं नहीं। जब आपने अब 1 जून को खरीदोगे ना, मैंने ब्रोकरेज वाला ही लिया, पहला ही केस लिया, तो 200 डिबेंचर 101 में है, ठीक है ना। अब इसमें फर्क क्या आएगा, आपने बोला 2 बैंक 20,000 है, इंटरेस्ट में फर्क आएगा बेटा। अब इंटरेस्ट पता है कब से कब है, क्या सिखाया था, पिछली इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजेक्शन डेट, तो 31 दिसंबर से लेके 1 जून तक 5 महीने बनते हैं। जो हमने किया था ना वहाँ इस डेट से लिया था, पिछली इंटरेस्ट डेट 31 मार्च से, 2 महीने लिया था, तो वो फर्क आएगा आपके पास में, 5 महीने का बनेगा इंटरेस्ट जो है, 1000 है वो, अभी आपके पास वो 1000 है। इंटरेस्ट में फर्क है, अमाउंट में फर्क नहीं है, परचेज कॉस्ट में वो सेम है, ये सब सेम है कि जो, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, तो आपके पास जो परचेज कॉस्ट है प्लस ब्रोकरेज ऐड करी तो ये टोटल आ गया आपके पास में 20,604, ये वर्किंग नोट 3 बना दिया। फिर आपके पास 31 जून को इंटरेस्ट मिला, 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा, क्या देखना है, उस दिन की होल्डिंग, और मिलेगा कितना, 6 महीने का, तो बाय बैंक आ जाएगा सीधा 120 पे, तो 120 पे ही 12% 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना है 7200, जो उस दिन की होल्डिंग है 30 जून को, तो ये आपके पास में मिलेगा इंटरेस्ट ये। फिर अगली डेट, इसके बीच में कुछ नहीं होता, 31 दिसंबर को भी सेम इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से, तो 31 दिसंबर को भी सेम है, बाय बैंक 7200, 30 जून को भी 31 दिसंबर को भी कोई फर्क नहीं है, 30 जून 31 दिसंबर इंटरेस्ट तो वही आना ना, वही है आपके लिए, ठीक है ना। फिर 31 जनवरी को सेल कर रहे हो, अब सेल जब करोगे तो आपके पास 80,000 12%, एक महीने का इंटरेस्ट आएगा ना, क्यों, पिछले महीने तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला, तो 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक एक महीने का इंटरेस्ट बना, तो इंटू 1/12 लेने का है, 1/12 लेना है, तो 800 आ जाएगा, तो ये इंटरेस्ट में आएगा 80,000 वाले। सेल प्रोसीड सेम है, क्योंकि बेचा वही 103 में, ब्रोकरेज लगी 2%, एक्स इंटरेस्ट था, तो वैल्यू आ गई, और प्रॉफिट लॉस भी बिल्कुल वही निकल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, केस 1 वाली ये सारी चीजें, इनमें फर्क नहीं है, ये सारी चीजें वही है, ठीक है ना। 80,752 लॉस आ गया आपके पास में, वही आपके पास है, ठीक है ना। नोट नंबर 6 बोल दीजिए, नोट नंबर 7 बोल दीजिए, ठीक है ना, ये नोट नंबर 5 बोल दिया मैंने, चलो ठीक है, ओके। और आपके पास फिर ईयर एंड है, अब ईयर एंड पे क्या करना है सर, देखो ये आपका क्लोजिंग है, मार्केट वैल्यू नहीं दी तो ये आपका क्लोजिंग है, बस ध्यान क्या रखना है बेटा, फिर से आपका ये आपको इंटरेस्ट पिछला मिला था, यहाँ 3 महीने का वो क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, इस तारीख को एक्रूड इंटरेस्ट लेना है 3 महीने का, ठीक है ना, वही जो पिछले साल लिया था, तो इस बार रिवर्स हुआ, ओपनिंग में आया, ऐसे ही इस बार क्लोजिंग में करना है, तो वो आपका 40,000 पे क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा 12%, 3 महीने का 1200, वो 1200 का आपका क्या आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। इसके बाद इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करना, वो आपके पास ये निकल के आएगा, इसके बाद बेटा आपके पास में इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करना, वो पीएल में जाएगा, समझ आई बात। सर ये कॉन्सेप्ट कब आएगा, प्लीज ये समझना, देखो क्वेश्चन के ड्यूरिंग द क्वेश्चन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो वैसे ही चलना है, पिछली इंटरेस्ट रेट से लेकर ट्रांजेक्शन डेट तक का इंटरेस्ट है, एक्स है, कम है, जैसे भी आ रहा है, जब जब इंटरेस्ट मिलता है एक्चुअल में 1.5 साल में जो 2 आ रही है, उस दिन की जो होल्डिंग है, मेन है ओपनिंग और क्लोजिंग में, ऑब्वियसली ओपनिंग होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए, तभी आपका एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग का, तो वो अगर आपके पास जैसे ऐसे है तो वो उतने महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी, वो उतने महीने का एक्रूड इंटरेस्ट लेना है, उसके बाद ही क्लोजिंग का डालने के बाद ही इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करना, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए बेटा पॉइंट लिखा हुआ भी है, एक्रूड इंटरेस्ट कब लेते हैं, ओनली व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड ईयर एंड डेट मैच नहीं करती, भाई आपकी जो एक्चुअली में इंटरेस्ट की डेट है और जो आपका अकाउंटिंग ईयर की डेट है वो मैच नहीं करती, ठीक है ना, तो आपका ये ओपनिंग क्लोजिंग का एक्रूड इंटरेस्ट आता है, ध्यान रखने का है, गलती नहीं करनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करनी। अच्छा, बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर क्या हमें सारे वर्किंग नोट जितने आपने बनाए सारे बनाने क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इसमें बेटा मैं सिंपल बोलता हूँ, जो जो सिर्फ इंटरेस्ट निकालने वाले ना P इंटू आर इंटू टी वो नहीं बनाओगे चलेगा, जो जो सिर्फ P इंटू आर इंटू टी इंटरेस्ट वाले वो नहीं बनाओगे चलेगा, मतलब ये वाला मत बनाओ, ये मत बनाओ, ये मत बनाओ, ठीक है ना, ये मत बनाओ, पर जो परचेज आ रही है, ब्रोकरेज है, कम इंटरेस्ट की वजह से नोट बन रहा है, ठीक है ना, सेल वाली है, ब्रोकरेज है, कम इंटरेस्ट था, वर्किंग नोट बनेगा, या प्रॉफिट लॉस है, ये बन नहीं बने, सिर्फ P इंटू आर इंटू टी नहीं बनाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, उतना आपके साथ वो कैलकुलेटर पे करके डाल दो, मैंने सारे बनाए इसलिए ताकि आपको क्रेडिट मिले, हाँ ऐसी कोई नंबरिंग करनी जरूरी नहीं होती उसी के ऊपर, वो आपके पास नीचे भी लिख सकते हो या ब्रैकेट में लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट वो नोट किसके बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक मन में और बच्चों के सवाल आता है कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास में ट्रांजेक्शन 30 सितंबर को है और इंटरेस्ट भी 30 सितंबर को है, तो पहले किसे लेंगे, मतलब पहले ट्रांजेक्शन हुई कि पहले इंटरेस्ट हुआ,
देखिए वैसे मैं बोलूँ एक्स इंटरेस्ट में ना फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी पहले लो, पर कम में फर्क पड़ता है, तो इसलिए हम कम में बोलते हैं, कम इंटरेस्ट में पहले ट्रांजेक्शन फिर इंटरेस्ट। तो आप एक्स इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो डील, आपने क्या बोलना है, अगर ट्रांजेक्शन डेट और इंटरेस्ट डेट जो है वो सेम डे पे, मतलब 30 सितंबर ही है, मान लीजिए 30 सितंबर को कंपनी में इंटरेस्ट देती है आपके पास और आपने खरीदे या बेचे जो भी है, तो आपने ये मानना है पहले सुबह सुबह हमने वो ट्रांजेक्शन हुई और शाम को आपके पास में जो है इंटरेस्ट मिला, बस वैसे लेना, कंसीडर ट्रांजेक्शन फर्स्ट एंड इंटरेस्ट है, तो पहले ट्रांजेक्शन फर्स्ट। अच्छा अगर 1 अक्टूबर को और है ट्रांजेक्शन और 30 को इंटरेस्ट मिल गया, फिर तो भाई वो अलग डे है, फिर अलग डे है, प्लीज समझ के चलना। तो अगर 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल गया फिर वो 1 अक्टूबर इज न्यूट्रल, तो उसमें वैसे एक्स और कम में जीरो ही पड़ेगा इंटरेस्ट की वैल्यू, बट वो अलग है। ये जब सेम डेट है, बिल्कुल सेम डेट है, तो उस केस में पहले ट्रांजेक्शन लेना फिर इंटरेस्ट लेना, ठीक है बात, क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर, ये बात क्लियर हुई। अब ना मैं आपके पास में एक बार कॉन्सेप्चुअल बात करिए, अब मैं आपके साथ में क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में भी आया हुआ है 10 नंबर का, इवन आरटीबी में 25 में भी आया हुआ है, ठीक है ना, तो हमारी और क्लैरिटी हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने से, इस पर्टिकुलर पूरे कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर हर्ष इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी होल्डिंग 10% डिबेंचर्स में, फेस वैल्यू कितने 100 वाले, जो एज करंट एसेट से उसने खुद ही लिख दिया। ड्यू डेट कब कब है बेटा, 30 जून और 31 दिसंबर की। ब्रोकरेज 1% है जो हर ट्रांजेक्शन पे आपकी लगती है। बुक्स कब क्लोज करता है, 31 मार्च को। इन्वेस्टमेंट को बनाना है बेटा, हमारा साल जो है वो अप्रैल टू मार्च है, पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 30 जून और 31 दिसंबर है, प्लीज समझना। तो क्या इंटरेस्ट की डेट अकाउंटिंग ईयर से मिसमैच है? यस। तो क्या वो 3 महीने का ओपनिंग में क्रूड इंटरेस्ट और वो क्लोजिंग में आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि पिछला इंटरेस्ट भी तो लास्ट ईयर 31 दिसंबर को मिला होगा ना, तो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट और ओपनिंग और क्लोजिंग में लेना नहीं भूलना, बस वो ध्यान रखना, वो लेना नहीं भूलना है, जो अभी मैंने सिखाया है आपको कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है ना, वो लेना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले क्या है, 1 अप्रैल को ओपनिंग में 12,500 डिबेंचर से कॉस्ट इतनी है, तो आप अकाउंट बनाएंगे बेटा, क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,500 मतलब 12.5 लाख, नॉमिनल वैल्यू लिखते ना हम, तो इंटू 100 करके लिख दिया, कॉस्ट इतनी है। इंटरेस्ट आएगा कितने महीने का सर, 3 महीने का, पिछली इंटरेस्ट डेट से लेके आपके पास में जो ईयर एंड तक था, तो 3 महीने का आएगा, वो आप निकालेंगे 10% के हिसाब से, तो बेटा निकल जाएगा, ठीक है ना। वो 3 महीने का आ रहा है, ये 3 महीने का निकाल लेंगे 10% के हिसाब से, सिंपल करना है यार, 12.5 लाख है, 12.5 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 31,250 आ गया, बस वही करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए वो वर्किंग नोट उसका है नहीं, ठीक है। फिर 1 जून को खरीदे 9,000 डिबेंचर 98 ईच एक्स इंटरेस्ट में, ध्यान रखना ब्रोकरेज भी है, देखो आप ओपनिंग में मत ब्रोकरेज बोलना, वो तो पिछले साल खरीदे होंगे, उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा, जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी बात हो रही है। तो परचेज करें 9,000 डिबेंचर 98 एक्स इंटरेस्ट में, तो 9,000 मतलब 9 लाख हो गया। अच्छा जब खरीदोगे तो इंटरेस्ट आएगा, हाँ सर इंटरेस्ट आएगा, कितने महीने का सर, पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को था, तब से लेके 1 जून तक 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया, तो बेटा 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा 9 लाख पे, वो यहाँ निकाल के भी चाहे दिखा दिया, 9,000 9 लाख हो गया, 10% 5 महीने 37,500, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, अब आपने खरीदा 98 ईच पे, ब्रोकरेज भी है, तो 9,000 इंटू 98 आ गया कॉस्ट में, और 1% ब्रोकरेज आ गई, इसी वैल्यू की जो वैल्यू आएगी उसमें 1%, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है तो कुछ नहीं इंटरेस्ट का करना, वो जो वैल्यू 1% ऐड करके आएगी वही आ जाएगी, 890 820, तो 890 820 वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आपको 30 जून को बेटा क्या मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि 1 नवंबर को अगली एंट्री है ना, 1 नवंबर से पहले 30 जून आ जाएगा, बस इंटरेस्ट की डेट की ध्यान रखना। अब जब 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बाय बैंक होल्डिंग में मिलेगा, होल्डिंग कितनी है, ये दोनों 21,50,000, तो यहाँ वैल्यू दिखाई हुई है 21,50,000, 10% 6 महीने, 6 महीने मतलब 1/2, 6 महीने 6/12 करना है ना, 1/2 हो गया, तो इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 1 नवंबर को परचेज करे फिर से 12,000 डिबेंचर 115 कम इंटरेस्ट, पहले एक्स साहब कम इंटरेस्ट आ गया, तो वो पॉइंट भी अब बच्चे का नॉलेज यूज हो रही है। तो 1 नवंबर को 12,000 मतलब 12 लाख, कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा सर, 30 जून तक हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा, कितने महीने का आएगा, 4 महीने का आएगा, तो ये 10% 4 महीने का दिया हुआ है 40,000, तो ये इंटरेस्ट आ गया 40,000 का 4 मंथ्स का। अच्छा अब जब निकालेंगे तो 12,000 इंटू 115 है, यस सर, तो आप क्या करेंगे 12,000 इंटू 115, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको प्लस माइनस समझ नहीं आएगी बात। तो 12,000 इंटू 115 बेटा कितना बना 1380, अब ब्रोकरेज भी लगी 1%, तो 13,800, ठीक है जी, प्लस 1%। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, क्यों, क्योंकि कम इंटरेस्ट है,
तो कितना बना 1353,800। वो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया वहाँ पे एक लाइन में आंसर है ना, तो आपको दिक्कत ना आए, वो इंटू 101% लेस 40,000 करके ना वो आंसर वही आएगा 1353,800। तो 1353,800 विल बी अवर कॉस्ट जो यहाँ पे डल जाएगी जो हमारी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। फिर अगली ट्रांजेक्शन 31 जनवरी को है बेटा। 31 जनवरी से पहले 31 दिसंबर को क्या मिलेगा इंटरेस्ट, उस दिन की होल्डिंग पे। टोटल होल्डिंग ये होगी 12.5 लाख, 9 लाख और 12 लाख, ठीक है ना। तो 3350 हो गई होल्डिंग। 10% आधे साल का इतना इंटरेस्ट आ जाएगा बाय बैंक, बाय बैंक, ठीक है। वो सीधा 6 मंथ्स का है। फिर 31 जनवरी को सेल हो रही है 13,500 डिबेंचर 110 ईच कम इंटरेस्ट पे, 110 ईच कम इंटरेस्ट पे। तो पहले ट्रांजेक्शन को डालो, तो बाय बैंक 13,500 मतलब 13,500 मतलब 13,50,000। अच्छा, इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा सर? पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को था, तो एक महीने तक आएगा ना, 31 जनवरी तक, एक महीने का बनेगा। तो आपके पास में एक महीने का आप देखेंगे तो 11,250 आएगा, 11,250 आएगा, वो एक महीने का देख लेना। अच्छा, अब जब सेल करा तो प्लीज समझना 110 ईच कम इंटरेस्ट है, तो सेल प्राइस किया, सबसे पहले ब्रोकरेज माइनस होगी, क्योंकि खरीदने में ब्रोकरेज है और सेल के समय ब्रोकरेज माइनस होती है। फिर इंटरेस्ट माइनस हो गया, वो आपके पास 13.5 लाख फेस वैल्यू पे 10% एक महीने का, ये इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि कम इंटरेस्ट है। तो ये नेट सेल प्रोसीड्स है, ये नेट सेल प्रोसीड्स, ठीक है ना, क्योंकि कम इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट भी माइनस हो गया 1450,900। और जब भी बेचा है तो क्या निकालेंगे सर? जब भी बेचा है तो अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, ठीक है ना। अब प्रॉफिट लॉस के लिए कौन सा मेथड बोला है सर? हमारे पास में मेथड बोला है, यस फीफो मेथड बोला है। अब इस केस में क्या बोलोगे? ये 13,500 किस में जा रहे हैं सर? ओपनिंग में से जा रहे हैं, और इसमें से भी तो यूज होगा, ये लॉट तो खत्म ही हो गया ना। 13,500 के समय ये लॉट तो खत्म ही हो चुका, एक ही में पूरा जा रहा है। इस लॉट का भी कुछ हिस्सा जाएगा, कितना? 1,000, क्योंकि पहले तो फर्स्ट लॉट से यूज होगा। तो प्रोपोर्शनल कॉस्ट कैसे निकलेगी जो बेचे उनकी? सर 1225 तो आनी, 1225 किसकी थी? इसकी थी, ये 12.5 लाख की। और इस वाले लॉट में से कितना जा रहा है? 1 लाख वाले फेस वैल्यू का, तो इसका यूनिटरी मेथड लगेगा, ठीक है ना। तो 890 820 अगर 9 लाख की है तो 1 लाख की कितनी? क्योंकि पहला लॉट पूरा 12,500 का यूज हो रहा है, अगले वाले में से 1,000 का जा रहा है। तो वो प्रोपोर्शनल कॉस्ट आएगी आपके पास में, क्या आ गया? फायदा, क्योंकि ज्यादा है बेचा, कॉस्ट कम है, ज्यादा है बेचा, ठीक है ना। तो फायदा आ गया, ये 2 PNL हो जाएगा 31 जनवरी को, ठीक है। फिर 31 मार्च आया, उसने बताइए मार्केट वैल्यू बेटा 115 है। तो पहले तो नॉमिनल वैल्यू देख लो कितनी है, नॉमिनल वैल्यू 20 लाख आएगी आपके पास बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि उसने मार्केट वैल्यू दी है तो हमें कंपैरिजन भी करना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो कॉस्ट निकाल लो जो बची वैल्यू है उन 20,000 की। अब ये पता है क्या तरीका निकालने का आपको, अलग से नहीं, आप वर्क वो निकालो बैलेंसिंग फिगर, ये सबको ऐड करो माइनस ये करो, ऑटोमेटिकली आपके वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आपको जरूरी नहीं अलग से कंप्यूटेशन दिखानी है, वैसे ये कॉमन सेंस है, क्योंकि इस वाले में से 8,000 बचे, 1,000 बिक गए और ये वाला पूरा पड़ा है। तो आप ऐसे भी यूनिटरी मेथड से लगा सकते हो, वो करके दिखाया, पर आप इसे क्या निकाल सकते हो? एज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ द अकाउंट, ये आ रही होगी। जबकि मार्केट प्राइस कितनी है? 23 लाख। तो दोनों में से लोअर क्या हुई? कॉस्ट। लोअर क्या है? कम क्या है? कॉस्ट ही तो है ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो हमारे कॉस्ट पे ही दिखा देंगे, कॉस्ट पे ही दिखा देंगे। मार्केट वैल्यू कम होती तो लॉस आता, कॉस्ट कम है फिर कुछ नहीं करना। ओके, क्या 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आएगा? हाँ सर, हाँ 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट भी तो आएगा, क्योंकि पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था। तो 3 मंथ्स का एक्रूड इंटरेस्ट बनेगा, वो आपके पास में 50,000 आएगा 10% के हिसाब से, चेक कर लेना। 20 लाख 10% 3 मंथ्स, 20 लाख 10% 3 मंथ्स। और फाइनली इंटरेस्ट कॉलम कहाँ चला जाएगा? PNL में बैलेंसिंग फिगर। जो मैंने सर्कल किया ना बेटा, वो रिस्पेक्टिव अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है। ध्यान क्या रखना है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं जरूर, परचेज सेल वगैरह के, प्रॉफिट लॉस के। दूसरा, इंटरेस्ट की डेट ईयर की डेट के साथ में मैच नहीं कर रही थी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में एक्रूड इंटरेस्ट आता है। बाकी एक ही क्वेश्चन है आपका, एक्स इंटरेस्ट का पॉइंट, कम इंटरेस्ट का पॉइंट दोनों सिखा दिए, ब्रोकरेज भी डाल दी। सेल के समय एक लॉट खत्म हो गया तो अगला लॉट भी आ रहा है, वो सारी बातें एक ही में होंगी। तभी मैंने बोला एक ही क्वेश्चन से ना मेरा आप लोगों को पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा अबाउट दी जो इंटरेस्ट वाला था। चलो आगे बढ़े और भी आ गया क्वेश्चन, वहां पे भी दोबारा करा दूंगा। अगला बेटा, डिविडेंड इनकम बेयरिंग स्क्रिप्ट सिक्योरिटीज। डिविडेंड इनकम किस पे आ रही है सर? जब हम इन्वेस्टमेंट करें शेयर्स में, शेयर जब खरीदे तो हमें डिविडेंड की इनकम हो रही है। अब इसमें क्या क्या 3 प्रकार के शेयर्स होते हैं बेटा। एक होते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो आप पैसे देके खरीदो, आपने हो सकता है कंपनी से खरीदो, हो सकता है मार्केट से खरीदो। हाँ, मार्केट से खरीदो तो वहां पे ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी का जो खर्चा होगा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जो पैसे देके हम नॉर्मली खरीद रहे हैं,
ठीक है ना। तो उसकी एंट्री नॉर्मल है बेटा। मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर हमारे 1 लाख है, शेयर 10 वाला कंपनी ने 20 में इशू किया, तो आपकी कॉस्ट 20 रुपये, आप सिंपल एंट्री डालेंगे इन्वेस्टमेंट टू बैंक 20 रुपये के हिसाब से। जो व्यक्ति को मिल रहे हैं शेयर उसे बेटा पार पे है, प्रीमियम मिला के उसके लिए वही कॉस्ट है। हाँ, कंपनी अपने पास एंट्री अलग से डालती है, 10 रुपये अलग, प्रीमियम अलग। हमें कंपनी की बात नहीं करनी, हमें शेयर होल्डर की। और यहाँ पे पिछले केस की तरह, जैसे पिछले में हर बार इंटरेस्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिंपल एंट्री है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर बाहर से खरीदे होंगे तो ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा देगा, तो ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक होता है बेटा बोनस शेयर। बोनस क्या होता है बेटा? मुफ्त के शेयर, दैट इज शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। सेक्शन 63 हमारा गवर्न करते हैं कंपनी लॉ का। तो वो क्या बोलते हैं? जो मुफ्त के शेयर दिए जाते हैं। मान लीजिए और 1 लाख शेयर थे और बोनस शेयर 1 फॉर एवरी 2, तो आपको कितने मिलेंगे? 50,000। देखो कंपनी तो एंट्री डालती है रिजर्व टू शेयर कैपिटल, वो कंपनी अकाउंट में सीखते हैं। 50,000 शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से ऐसे आएगा। बट शेयर होल्डर क्या डालेगा? शेयर आगे सर, तो क्या हो गया? शेयर आगे तो क्या जेब से कुछ जा रहा है? सर कुछ भी नहीं जा रहा। वी आर गेटिंग द शेयर्स एट फ्री कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं डालते हैं बोनस इशू की, कोई भी एंट्री नहीं डालेगी। देयर इज नो एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक या कुछ भी, कोई एंट्री नहीं। हाँ, नंबर ऑफ शेयर आपके बढ़ जाएंगे जिससे कॉस्ट पर शेयर कम हो जाएगी। नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि पहले आपके 1 लाख शेयर थे, 50 और आगे। तो आप क्या करते हो? प्रेजेंट कैसे करते हो समझना। जो आपने सबसे पहले खरीदे टू बैंक 1 लाख शेयर, इतनी कॉस्ट पे आपको बोनस के 50 मिले, वो सर नंबर में आएंगे। ये सिर्फ दिखाने का, आप टू बोनस इशू लिखो, टू बोनस शेयर लिखो। इसकी कोई एक्चुअल में एंट्री नहीं डलती कि आप सोचे इन्वेस्टमेंट टू बोनस इशू एंट्री डल रही है। नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं डलती। वो सिर्फ नंबर वाले कॉलम में क्योंकि दिखाना है कि इतने शेयर आए हैं, वो है। एंट्री तो हमेशा अमाउंट से होती है ना बेटा। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाना। पहले मेरे पास 1 लाख शेयर पड़े थे, उनकी कॉस्ट 20 लाख थी। क्या मेरे पास अब 1.5 लाख शेयर हो गए, उनकी कॉस्ट भी 20 लाख है? यस। तो इफेक्टिवली इससे आपकी पर शेयर कॉस्ट क्या हो जाती है? कम, क्योंकि बचे हुए शेयर अब इतने हैं। अभी तो हमने लिखा था ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे जिससे कॉस्ट पर शेयर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कॉस्ट पर शेयर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली, ठीक है ना। तो पहले 1 लाख की थी, अपन 50 ही कॉस्ट है, क्योंकि 50 तो फ्री में मिले, ठीक है। और तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होता है बेटा? जब कंपनी सस्ते दाम पे शेयर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। यहाँ पैसे लिए जा रहे हैं पर कम लिए जा रहे हैं मार्केट से, और वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑफर दिया जा रहा है एग्जिस्टिंग वालों को टू परचेज द शेयर एट ए कंसेशनल रेट। शेयर होल्डर खरीद भी सकते हैं शेयर, वो चाहे तो ऑप्शन है उनके पास में, वो खरीदना चाहे खरीद ले, पैसे तो देने पड़ेंगे। सस्ते मिल रहे हैं, पैसे देने पड़ेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे, या वो अपना हक किसी और को बेच सकते हैं। वो चाहे तो वो जो उन्हें कागज का टुकड़ा कंपनी से मिला है ना, हक के नाम का, कि तुम पैसे दो और ये शेयर ले लो, वो जो कागज के टुकड़ा कह रहे हैं, वो आप किसी और को बेच भी सकते हो। हक किसी और को बेच सकते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास 1 लाख शेयर है, स्कीम है 1 फॉर एवरी 4, 15 रुपये में। स्कीम है 1 फॉर 4, 15 रुपये में। अब राइट शेयर्स हमें कितने मिल रहे बेटा? 25,000। नाउ दिस द मैक्सिमम शेयर विच आई कैन गेट फ्रॉम द कंपनी। 1 फॉर 4 के हिसाब से मैं 25,000 ले सकता हूँ। बट ये जो हमारी इंटाइटलमेंट है, इसे बोलते हैं इंटाइटलमेंट। क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कुछ सब्सक्राइब किया कुछ नहीं किया। क्वेश्चन कहते हैं इसमें से 15,000 सब्सक्राइब करें, कितने रुपए में? 15 रुपये में कंपनी कह रही है। तो हमारी एंट्री नॉर्मल है इन्वेस्टमेंट टू बैंक 15,000 इंटू 15, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो खरीदे उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक हो जाएगी। बट हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने बाकियों का ना हक बेच दिया किसी और को। शेयर नहीं बेच रहे, हक बेच रहे। हमें वो कागज का टुकड़ा दे रहे हैं जिसके बेस पे दूसरा व्यक्ति अगर कंपनी को 15 रुपये देगा तो उसे शेयर मिल जाएगा। तो हमने मान लीजिए अपना हक, वो खुद बोलेगा हक बेचा, सेल ऑफ राइट इन टाइटल में मान लो 2 रुपये बेचा, तो आपको तो 20,000 रुपये प्योर मुनाफा हो गया। मुझे बताओ आपकी इसकी कोई कॉस्ट लगी थी? नो सर, इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती। कहाँ चला जाएगा? सीधा पीएल में एज पर पैरा 13 ऑफ एएस सेटिंग के हिसाब से। तो एएस सेटिंग का पैरा 13 है, तेरा ही तेरा। तो पैरा 13 ऑफ एएस सेटिंग के हिसाब से जो मेरे प्यारे बच्चों जो आपने हक बेचा है, क्या बेचा है? हक बेचा है, वो सीधा कहाँ चला जाएगा? वो प्योर मुनाफा है, वो सीधा पीएल में चला जाएगा, ठीक है ना। हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? जो आपने खरीदे। अच्छा, अब वैसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बात कि मैंने जिसको हक बेचा उसके लिए कॉस्ट कितनी पड़ी? उसने 2 रुपये मेरे को दिए, 15 रुपये कंपनी को दिए, तो उसके लिए कॉस्ट 17 रुपये। उसने 2 रुपये मेरे को दिए, 15, तो वो पिक्चर आपको कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कंपनी के एंगल से कंपनी को तो 15 ही मिल रहे हैं, तो कंपनी तो ये एंट्री डालेगी, चाहे वो ए से मिले बी से मिले, उससे फर्क नहीं है। ए से मिले बी से मिले, उसको तो 15 रुपये मिल रहे हैं ना 25,000 शेयर के, तो वो कंपनी अपनी नॉर्मल एंट्री डालेगी। तो कंपनी वाली भी सिखा दी, जरूरत नहीं है हमें, मेन यही वाली याद रखनी है जो क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना बात। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस। अगला बेटा जो मेरा डिविडेंड है, वो मैं आपको सीधा क्वेश्चन समझाऊंगा। जो इसके ऊपर इनकम आती है शेयर्स के ऊपर, वो कैसे आ सकता है। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमें ना वो क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे सॉल्विंग करनी होती है ऑफ अ क्वेश्चन, कैसे सॉल्विंग करनी होती है ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है ना।
मेरे साथ साथ देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ना देखो आपसे मांग वही रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मांग रहा है पी लिमिटेड का इस साल का, ईयर एंडेड 31 मार्च 22 का। वैल्यू बताना शेयर्स की, एज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट क्या करंट। दूसरी चीज यहाँ पर में हम हमेशा अनटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज हमेशा एवरेज कॉस्ट लगाएंगे, अपनी मर्जी से हमेशा एवरेज कॉस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन बोले एवरेज कॉस्ट, क्वेश्चन ना बोले एवरेज कॉस्ट। हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफिकली फीफो बोलते तो बात है, बोलता नहीं है, पर अगर बोलते, क्योंकि यार कुछ शेयर पैसे देके खरीदे थे, कुछ मुफ्त के मिले थे, कुछ सस्ते मिले थे, तो आप अलग अलग इंडिविजुअलिटी में नहीं चलते, आप इकट्ठे में देखते हो एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन पर्पज के लिए हमेशा क्या मान के चलते हैं, एवरेज कॉस्ट ही लग रहा है, वो क्वेश्चन खुद ही बोल देता है एवरेज कॉस्ट। जो शेयर्स आपके पास है उन पे क्या है, एवरेज कॉस्ट लगना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बेटा जब आप अकाउंट बनाते हो ना, जैसे पिछले में अकाउंट था वहाँ नॉमिनल इंटरेस्ट और अमाउंट था, यहाँ नॉमिनल की जगह नंबर लिख देते हो, कन्वीनियंस रहता है। वहाँ नंबर भी लिख सकते थे, यहाँ नॉमिनल भी लिख सकते हो, कन्वीनियंस वहाँ पे नॉमिनल वैल्यू की है, यहाँ नंबर की है। अब इंटरेस्ट नहीं आता, डिविडेंड आता है, और एक अमाउंट कॉलम है, अकाउंट वैसे ही है, कॉलम वैसे ही। कहता है सबसे पहले 8000 इक्विटी शेयर है पी के पास के लिमिटेड, क्या है बुक वैल्यू ऑफ 15, फेस वैल्यू 10 थी 1 अप्रैल को। ये फर्स्ट डे पे बता रहा है हमारे पास कितने शेयर पड़े सर, 8000 शेयर। बुक वैल्यू मतलब मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है, मेरे पास 15 रुपये पर शेयर का खरीदा पड़ा है। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपये, बात अलग है। तुम्हारा ओपनिंग में सिंपल आएगा, 8000 शेयर 15 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो वो कॉस्ट में आ जाएगा, अमाउंट कॉलम में। वो आपके 8000 शेयर है इंटू 15 करोगे, सीधा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, वो अमाउंट कॉलम में आ गई, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फिर कहता है 1 सितंबर को उसने और 2000 शेयर्स खरीदे ए लिमिटेड, कहता है प्रीमियम ऑफ 4। फिर उसके बाद बोनस और राइट इशू आ रहा है, तो हमने और खरीदे हैं कितने में, 2000 शेयर, प्रीमियम ऑफ 4। प्रीमियम 4 का मतलब शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है ना, तो हमने 14 रुपये दिए, 14 रुपये दिए, तो 2000 शेयर बेटा आ जाएंगे 1 सितंबर को टू बैंक, 2000 शेयर 28,000 में। 28,000 कैसे आया, 28,000 आया 2000 इंटू 14 रुपये, 14 कैसे 10 प्लस 4, 14 कैसे 10 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू जो हमने खरीदे हैं शेयर, 14 रुपये में परचेज किए। यहाँ तक बात समझ आई, यस सर, यहाँ तक बात समझ आई। फिर ना बोनस और राइट इशू आ रहा है, कहता है जो बोनस है वो डिक्लेयर किया 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड ऑन 30th ऑफ सितंबर। तो पहले चेक करो क्या जो हमने शेयर खरीदे थे वो पहले आ चुके थे, यस भाई, वो शेयर तो 1 सितंबर को आ गया, कुछ पहले से पड़े, तो हमारे पास टोटल कितने 10,000 शेयर है। जिस दिन कंपनी बोनस देने जा रही है मेरे पास 10,000 शेयर, और स्कीम क्या है 2 फॉर एवरी 5, तो बोनस शेयर कितने महीने गए, 10,000 पहले थे, डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 4,000 शेयर। तो बोनस के हमें 4,000 शेयर मिल रहे हैं ऑन द बेस ऑफ जो मेरी उस दिन की होल्डिंग है, जो कंपनी फिक्स करती है रिकॉर्ड डेट, ठीक है ना। तो उसके पास मेरे पास 10,000 शेयर है, तो उसके बाद मुझे कितना मिलेंगे बोनस शेयर 4,000। तो बेटा इसके में आपके पास प्लीज ध्यान रखना, नंबर में आएगा अमाउंट में नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, अमाउंट में नहीं आएगा, प्लीज इस चीज को याद रखना, अमाउंट में नहीं आएगा, सिर्फ शेयर्स बनेंगे। फिर कहते हैं राइट शेयर्स भी इशू किए जा रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1 दिसंबर को, राइट शेयर दिए जा रहे हैं। कंपनी 2 राइट शेयर दे रही है फॉर एवरी 7 शेयर हेल्ड एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम, मतलब 10 वाला शेयर था ना 12.5 में दे रहे एक प्रकार से ऑन फेस वैल्यू। कोई डिविडेंड इन पे नहीं आएगा, सारा पैसा कब दिया जा रहा है 31 दिसंबर को। शेयर होल्डर्स इंटाइटल है अपने राइट को किसी और को देना चाहे दे सकते हैं, पूरा इन पार्ट। पी लिमिटेड ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया 50% इंटाइटलमेंट को, और बाकी के हक को भेज दिया 8 रुपये में। यहाँ पर हम बेटा हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, इंटाइटलमेंट में कितने खरीद सकता हूँ, तो स्कीम क्या है 2 फॉर एवरी 7, तो आपके पास पहले कितने थे सर 8, 2 और 4, बोनस भी तो आ गए ना, बोनस के बाद ही हो रहे हैं, तो टोटल में 8, 2, 4, 14,000 शेयर। 2 फॉर एवरी 7 के हिसाब से कितने बने 4,000 शेयर, 2 फॉर एवरी 7 के हिसाब से बने 4,000 शेयर। मैं इतने खरीद सकता हूँ, पर मैं खरीद रहा हूँ नहीं। उसने बोला हम इसमें से 50% ही अपने पास अवेल कर रहे हैं, बाकी का तो हक हमने बेच दिया किसी को 8 रुपये में। तो 50% मतलब आधे ही खरीद रहा हूँ, बाकी आधे तो आपके पास में जो है वो हक बेच रहे हैं। वो अब खरीदे जो है कितने में 12.5 में, 12.5 क्यों आया, तो 10 वाला शेयर था 25% प्रीमियम था, 25% प्रीमियम है, तो ये हमने पेमेंट करी, तो टू बैंक आ गया 31 दिसंबर को, टू बैंक 2000 शेयर का 25,000। और जो हमने अपना हक बेचा 2000 शेयर्स का हमने हक बेचा बेटा कितने में 8 रुपये के हिसाब से, वो मेरा प्योर मुनाफा पीएल में जाएगा, वो सिंपल लिखना है। तो 2000 इंटू 8 16,000, वो कहाँ जाएगा पीएल में, एज पर 13 तो 13 के हिसाब से वो कहाँ चला जाएगा पीएल में, कौन सा जो हक बेचा, जो खरीदे उसके एंट्री का इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जो खरीदे उसके एंट्री का इन्वेस्टमेंट बैंक।
क्या यहाँ तक बात समझ आई? यस सर, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आता है अगला पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारा ओपनिंग आ गया, बोनस आ गया, आपके पास राइट इशू आ गया। कई बार क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, बस आपको फिर बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। अभी हमारी दो चीजें बची, एक डिविडेंड और एक सेल। पहले बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड ईयर एंडेड 31 मार्च 21 एट द रेट ऑफ 20% वॉज डिक्लेयर्ड बाय के लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाय पे लिमिटेड ऑन 20 जनवरी। बी क्या बोल गया बेटा? उसने हमें बोला है हमारा हमारे ना इनफैक्ट 2 सालों की बात हो रही है। एक हमारा पिछला साल था 1 अप्रैल 20 खत्म हुआ 31 मार्च 21 को, और फिर हमारा ये करंट ईयर शुरू हो रहा है जो चलेगा 31 मार्च 22 तक। आपके पास में ओपनिंग में कुछ शेयर्स पड़े थे इस दिन जो हमने 8,000 लिए थे। फिर 1 सितंबर को आपने परचेज करे, 30 सितंबर को आपको बोनस मिला, 31 दिसंबर को राइट शेयर्स है जो खरीदे 2,000, बोनस 4,000 है, वो 2,000 है। और फिर 31 आपके पास में 20 जनवरी को डिविडेंड दे रही है कंपनी। सबसे पहली बात आपने देखना बेटा, डिविडेंड दो प्रकार का होता है, एक फाइनल एक इंटरिम। बेटा ये जो डिविडेंड है ना, क्योंकि ये डिविडेंड पिछले साल का है तो ये फाइनल डिविडेंड है। तो फाइनल डिविडेंड, तो कंपनी ने डिविडेंड जो दिया वो 31 मार्च 21 का दिया, लास्ट ईयर का दे रही है। 20% पे तो हम आते हैं, मिला कब? 20 जनवरी को। अब सवाल उठा जब डिविडेंड मिलेगा तो कंपनी कैसे उठाती है? तो बेटा कंपनी क्या है, रिकॉर्ड डेट देखती है, रिकॉर्ड डेट लिस्ट ऑफ मेंबर्स। अब उसमें अगर मैं देखूं हमारे पास ये शेयर भी है, ये शेयर भी है, बोनस राइट भी है, पर बोनस राइट क्योंकि कंपनी ने इस साल में इशू किए हैं, कंपनी ने साल खत्म होने के बाद इशू की है और कंपनी पिछले साल के प्रॉफिट्स को बांट रही है, तो इस पे आपका डिविडेंड नहीं बनेगा। स्पेशली बोल दे तो बात अलग है, पर अगर फाइनल डिविडेंड दिया जा रहा है पिछले साल का और बोनस राइट उसके बाद इशू किए गए तो उस पर डिविडेंड नहीं आएगा, उस पर डिविडेंड नहीं आएगा। तो हमारे पास यही माना जाता है कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा बोनस और बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स पे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके पास पिछले साल का डिविडेंड है। बोनस पे और राइट पे डिविडेंड नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो वो नहीं लेने का। वो आपके पास खुद ही बोल देता नहीं बोलता तो नहीं लेना, स्पेशली बोल दे कि लेना है तो बात अलग होती है। बोनस राइट लास्ट ईयर इशू होते तो बात अलग थी, ये साल खत्म होने के बाद है तो ये तो कंपनी ने इशू किए ना। हाँ, अब क्या इस 8,000 पे मिलेगा? वो तो मिलेगा। क्या इस 2 पे मिलेगा? यस 2 पे मिलेगा, क्योंकि भाई इस दिन तो आप ही शेयर होल्डर हो ना, वो तो 2 हमने मार्केट से खरीदे, तो आपको इन दोनों पे डिविडेंड मिलेगा, 8,000 पे भी 2,000 पे भी, दोनों पे डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड डेट देखती है, रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके पास शेयर है। बोनस राइट तो कंपनी ने इस साल इशू किया, उस पर नहीं आएगा, ये तो आप मार्केट से खरीद रहे हो, ये तो पहले के इशूड है। अब ध्यान सुनना, जो ये 8,000 शेयर्स का बेटा डिविडेंड है ना, इसे हम बोलते हैं बेटा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट एक्विजिशन, आपके एक्विजिशन के बाद का पीरियड का डिविडेंड। और ये जो 2,000 शेयर्स है इन्हें बोलते हैं, इन पे जो डिविडेंड मिलेगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि हम डिविडेंड बांट रहे पिछले साल का और शेयर्स खरीदे साल खत्म होने के बाद, तो आपकी एक्विजिशन से पहले पीरियड का डिविडेंड है, आपके एक्विजिशन से पहले के पीरियड का डिविडेंड, तो इसे क्या उनसा डिविडेंड बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और ये होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। करना क्या ट्रीटमेंट सर? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो मेरे को पीएनएल में जाएगा और जो प्री एक्विजिशन होता है वो कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि यार ये शेयर्स पे जो मैंने खरीदे, जिससे खरीदे, डिविडेंड तो उसको मिलना चाहिए था, पड़े तो उसके पास से पिछले साल, पर मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं मालिक हूँ उस दिन, तो एक्चुअली में मैंने उससे महंगे खरीदे तो मैं अपनी कॉस्ट कम करूंगा। अभी कितना मिलेगा देखो, 20% है, शेयर कितनी फेस वैल्यू पेड वैल्यू का था? 10 रुपए का, तो 2 रुपए पर शेयर हो गया। तो इफेक्टिवली जो डिविडेंड मिल रहा है बेटा ऑन इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग में थी 8,000 शेयर पे 10 रुपए 20%, या बोलते 2 रुपए पर शेयर हुआ, ठीक है ना, वो मिलेगा इतना, वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में, उसे बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। और एक है जो शेयर हमने साल खत्म होने के बाद खरीदे थे, करंट ईयर में खरीदे 2,000 शेयर, उन पे जो मिलेगा वो आपका एडजस्टमेंट से एडजस्ट होगा, उसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो हमारे कॉस्ट को कम करता है। एंट्री कर रही है बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू पीएनएल फॉर पोस्ट, तो ये आपके पास 16,000 यहाँ आ जाएगा डिविडेंड कॉलम में, और ये लास्ट में पीएनएल में चला जाएगा देखो। और जो ये आपके पास में शेयर्स खरीदे थे उनके ऊपर मिल रहे हैं ना बेटा 4,000 रुपये, ये आपकी कॉस्ट को कम कर रहा है, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनती है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इसकी एंट्री क्या बनती है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास इसलिए इन्वेस्टमेंट कॉलम आ रहा है, प्लीज ध्यान देने का है ये वाला, ठीक है ना,
बोनस राइट पे आएगा नहीं, जो शेयर पहले से पड़े उन पे पोस्ट एक्विजिशन, जो शेयर साल खत्म होने के बाद खरीदे उन पे प्री एक्विजिशन हम कहते हैं, ठीक है ना, वो हमारी कॉस्ट को कम करेगा, कॉस्ट को कम करेगा, ठीक है ना। तो डिविडेंड जो है बेटा यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, वो जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पेड अप वैल्यू, जो फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू सेम है 10 रुपये जैसे, इंटू डिविडेंड करेक्ट। हाँ, पर शेयर भी हो सकता है, 2 रुपीज पर शेयर, तो सीधा नंबर ऑफ शेयर इंटू कर देना, और इट कैन बी नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड पर शेयर, अगर पर शेयर है। अच्छा, फाइनल डिविडेंड था हमारे क्वेश्चन में, पिछले साल का था, तो उसमें दो होते हैं, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। पोस्ट एक्विजिशन क्या है, वो डिविडेंड में जाएगा जो पीएन में चला जाएगा। वो मेरी इनकम है टोटल प्योरली, वो तो आपके पास क्या चली जाएगी, पीएन में, ठीक है ना। इंटरिम की चर्चा मैं क्वेश्चन में कर दूंगा, ठीक है ना। ये बात हमारे पास क्लियर हुई, ये सर ये बात हमारे पास क्लियर हुई। अब आती है बात बेटा हमारे पास में 1 फरवरी को बेचे आधे होल्डिंग एट प्रीमियम ऑफ 4, तो आधी होल्डिंग बेच दी। आधी होल्डिंग हमें देखनी पड़ेगी कितनी थी, 8 10 2 10 4 14 और 2 16, 16,000 टोटल शेयर है, उसमें से आधे बेच दिए मतलब 8,000, तो 16,000 में से आधे बेच दिए बेटा 8,000, कितने बेचे 14, 4 के प्रीमियम, 4 का प्रीमियम मतलब 10 + 4 14 रुपये, तो 14 रुपये लेंगे तो ये आ जाएगा 1,12,000, 8,000 शेयर है 14 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 4 का प्रीमियम बोल रहा है, तो ये आ गया। अच्छा, जब बेचोगे तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे बेटा याद रखना, यहाँ पे हम हमेशा एवरेज कॉस्ट लगाते हैं, वैसे तो क्वेश्चन ने लिख दिया, ना भी लिखता तो मेजरली एवरेज कॉस्ट ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है इन सब की, टोटल शेयर्स की, पर इसमें एक चीज़ याद रखना, 4,000 माइनस करना मत भूलना, ठीक है ना। तो जब अपने पास निकालोगे टोटल होल्डिंग तो आपकी 16,000 है सबको मिला के, टोटल कॉस्ट कितनी है 120 28 25,000 माइनस 4,000, तो देखो ना 120 28 25,000 और 4,000 माइनस महंगे जो खरीदे थे उनके ऊपर जो कॉस्ट आपने कम करी, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। तो 169 अगर 16 की है तो 8,000 की कितनी हुई, वर्सेस कितने बेचा, तो ज़्यादा बेचा तो प्रॉफिट आ गया, ज़्यादा बेचा तो प्रॉफिट आ गया, वो पीएल में चला जाएगा 27,500, ये सेल का प्रॉफिट है, ये सेल का प्रॉफिट है। और लास्ट लाइन क्या लिखे क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस शेयर की ईयर एंड पे 13 है, तो हमें कंपैरिजन भी करना है। अब बचे हुए शेयर 8,000 है, उनकी कॉस्ट निकालोगे तो इतनी आएगी जो ऊपर वाले 8,000 की थी, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू इतनी है तो लोअर आपकी कॉस्ट चाहिए, लोअर आपकी कॉस्ट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सीधा आपके पास में वही आ जाएगी वैल्यू, ये शेयर्स आ गए, ये कॉस्ट आ गई, और डिविडेंड पीएल में चला गया। ये आपका पूरा क्वेश्चन था फुल फ्लेजेड, जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, कुछ खरीदे, फिर बोनस, फिर राइट में इंटाइटलमेंट की बात आई, अपने देखने कितने इंटाइटल है, उसमें कितने खरीदे, कितने खाक बेचा, जो बेच दिया वो सीधा पीएल में 13 ही 13 के हिसाब से, जो खरीदे उसकी एंट्री आई। डिविडेंड जब मिलेगा, करंट ईयर में बोनस राइट था ना, डिविडेंड दे रहे करंट ईयर में पिछले साल का, तो उस पर बोनस नहीं आएगा। हाँ, जो शेयर पहले से पड़े थे उनका पोस्ट एक्विजिशन है पीएल में जाएगा, जो शेयर साल खत्म होने के बाद खरीदे पर क्योंकि डिविडेंड पिछले साल का बांटे तो आपकी कॉस्ट को कम करेगा, वो बैंक टू इन्वेस्टमेंट होता है। सेल करोगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे, वेटेड एवरेज मेथड और काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ब्रोकरेज वगैरह देगा तो बेटा कोई घबराने की बात नहीं, परचेज में ऐड सेल में माइनस करते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ एक से और कम इंटरेस्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन कई बार सेल और डिविडेंड का पॉइंट ही नहीं रखता, तो आपके पास सीधा ही क्लोजिंग हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस और बोनस और राइट के बाद ही, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन मान लीजिए ब्रोकरेज देता है कि ब्रोकरेज लगती है आपकी 1% 2%, तो आप क्या करते हैं, परचेज के समय सेल के में ब्रोकर लेते हैं। बच्चा राइट शेयर के समय भी लेता है, पर राइट में ब्रोकरेज नहीं लेनी बेटा। अगर बोल दे कि मतलब आपकी ब्रोकरेज है 1% 2%, तो राइट में नहीं ले, क्योंकि वो तो मैं कंपनी से सीधा खरीद रहा हूँ ना, तो उसमें ब्रोकरेज नहीं आएगी, उसमें ब्रोकरेज नहीं आएगी, ठीक है ना। और एक चीज बेटा, आपके पास में जो वैल्यू आती है ना हमारी, जो भी परचेज सेल की आ रही है परचेज में, उसमें ब्रोकरेज आती है, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, स्टैम्प ड्यूटी अगर बोल दे तो वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही आ जाएगी, वो सब करके ऐड हो जाएगा। ब्रोकरेज भी, स्टैम्प ड्यूटी दिया है, वो भी सब करके ऐड हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट से मुझे एक बार आपको बताने थे, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, आपको याद आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, कई बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कई बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पता है कौन सा आता है, क्वेश्चन आता है दोनों का, मिक्स क्वेश्चन। बढ़िया, दोनों का आता है मिक्स क्वेश्चन। अब ऐसे केस में क्या होता है, मतलब आपका डिविडेंड वाला भी आ गया, इंटरेस्ट वाला भी आ गया, हमने बस स्प्लिट करना है, हमने बस स्प्लिट करना है मेरे प्यारे बच्चों। स्प्लिट करने का मतलब हमने तोड़ देना है, अकाउंट अलग अलग बनेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट्स है सबके अलग अलग बनेंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रहे नीचा की बुक्स में 21-22 में, पेपर का क्वेश्चन है। प्रिपेयर खुद ही कह रहा है, सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाउ 8% बॉन्ड्स का और इक्विटी शेयर जो खरीदे मूल लिमिटेड के इन द बुक्स ऑफ निशा, एज्यूम एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलोअर है, तो दोनों के लिए एवरेज कॉस्ट है। नंबरिंग कर दो,
अब जैसे 8% बॉन्ड्स है बेटा, उसको नंबर 1 दे दिया, इंटरेस्ट मिला 8% बॉन्ड्स पे, नंबर 1 है। शेयर्स खरीदे, नंबर 2 है। बॉन्ड्स ही बेचे, नंबर 1 है। इंटरेस्ट मिला, नंबर 1 है। ये राइट इशू है, शेयर्स वाला आ जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। डिविडेंड मिला इक्विटी शेयर्स पे, नंबर 2 हो जाएगा। आपने क्या करना है, नंबरिंग कर दो पहले तो, नंबरिंग करने के बाद चीज़ें डालनी चालू करो। अब ईजी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपके पास फटाफट से कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगाने की जरूरत, बट आपका ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है 10 नंबर का, दोनों दिखा दिए। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट करके। परचेज करें 9000 बॉन्ड 100 ईच वाले 80.5 कम इंटरेस्ट में, कम इंटरेस्ट में। और इंटरेस्ट कब कब है, 1 नवंबर और 1 मई। तो बेटा 1 नवंबर और 1 मई को इंटरेस्ट की डेट से, हमारी ट्रांजेक्शन कब है, 1 अप्रैल को। उसके बाद 1 नवंबर को आपका इंटरेस्ट आएगा, ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ। हमारा साल जो है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 31 मार्च तक आ रहा है। हमारा इंटरेस्ट कब कब है बेटा, 1 मई को है, 1 नवंबर को है। उसने परचेज इस दिन करे 1 अप्रैल को, ठीक है ना। तो परचेज कर रहा है, अब तो 2 बैंक आ जाएगा। 9000 मतलब 9 लाख। इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा सर, पिछला इंटरेस्ट 1 नवंबर को मिला था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का आ जाएगा। और कॉस्ट आ जाएगी 80.5 से मल्टीप्लाई करो, तो 9000 इंटू 80.5 बेटा 724,500। क्योंकि डील कम इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे, 30,000 का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, 694,500। यहाँ ब्रोकरेज वगैरह नहीं है इस पर, कोई ब्रोकरेज नहीं थी, ठीक है ना। तो वो आपके पास कम इंटरेस्ट था तो इसलिए इंटरेस्ट माइनस हो गया। बेटा यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं है कि एक्रूड इंटरेस्ट डालेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग होगा तो एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। आधे साल का इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा 8% बॉन्ड पे, तो बाय बैंक आ जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट, 36,000 बनेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, 9 लाख के ऊपर, 9 लाख के ऊपर। फिर आपके पास बेचे 2250 बॉन्ड्स 81x इंटरेस्ट में, तो 2250 बेचे मतलब 2,25,000। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 अक्टूबर है तो 1 मई को इंटरेस्ट मिला था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। और बेचे कितने में, 81x इंटरेस्ट, तो सीधा आ जाएगा 2250 इंटू 81, 2250 इंटू 81 कर दीजिए, 182,250 आपके पास आ गया। बेचा तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे मेथड का फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि एक ही लॉट है, तो उसी में से तो जा रहा है। मतलब अगर इसकी कॉस्ट, इस वाले की कॉस्ट इतनी है तो 225 की कितनी हुई, ठीक है ना। तो आपके पास बेटा कॉस्ट आपकी ऐसे आ जाएगी, 694,500 थी, 9000 की मतलब 9 लाख की, तो 225 की कितनी है, 2250 की। ये आपका प्रॉफिट लॉस निकल आएगा, प्रॉफिट आ गया 8625 का, पीएनएल जो चला गया प्रॉफिट। फिर आपके पास 1 नवंबर को आधे साल का इंटरेस्ट मिला। वैसे उसे इंटरेस्ट डेट देनी नहीं चाहिए थी, मतलब बार बार नहीं लिखना चाहिए था रिसीव्ड, क्योंकि ऊपर दे दिया था ये इंटरेस्ट रेट है, वो आपको फिर खुद ध्यान रखना है 1 नवंबर को। अब इंटरेस्ट मिलेगा, अब कितने मिलेगा सर, माइनस होके 9000 में से 2250 चलेगी, जो बचे रह गए उस पर आएगा। तो बचे कितने रह गए, 9 लाख की फेस वैल्यू में से 225 चले गए, 5675, उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 8% है, और आधे साल का है, 27,000 आ जाएगा इंटरेस्ट, वो हमें मिल गया, ठीक है। और फिर आपके पास में ईयर एंड आएगा, ईयर एंड आएगा तो बेटा 31 मार्च को बैलेंस 675 वैल्यू है आपके पास। क्या एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, यस, 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक, 5 महीने का, 5 महीने का। और कॉस्ट आगे बाकी बचेगी। और ये इंटरेस्ट कॉलम कहाँ चला गया, पी में। आप देखो जब भी क्वेश्चन बड़ा होगा ना और उसमें दोनों इन्वेस्टमेंट है तो इसकी एंट्री कैसी नहीं डालेगा, इट विल कीप इट सिंपल। नॉर्मल ट्रांजेक्शन थी, हाँ एक कम भी थी, एक एक्स भी थी, इंटरेस्ट रेट एक्रूड इंटरेस्ट वाले सारे पॉइंट्स क्लोज कर लिए उसने। अब आते हैं बेटा आपके पास शेयर्स वाला। जब शेयर्स वाला डलेगा तो प्लीज ध्यान रखना, शेयर्स वाले में क्या करना है सर, हमारे नंबर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो इसमें क्या आ गया, 10 जुलाई को सबसे पहले ट्रांजेक्शन हो रही है, देखो परचेज करे 12,000 इक्विटी शेयर 10 वाले ईच, मुंह निम्न 44 में, ब्रोकरेज भी आई 2%, तो 12,000 इंटू 44 करना है और 2% ब्रोकरेज ऐड करनी है। तो 12,000 खरीदे, ठीक है जी, ब्रोकरेज ऐड करके 44, 12,000 इंटू 44, ये बनता 528 प्लस जो आपकी 2% ब्रोकरेज है, तो वो 2% ऐड करके कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। प्राइमरीली आप उसका बना दीजिए जो वर्किंग है, ठीक है। फिर 15 जनवरी को राइट इशू किया कंपनी ने, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, 5 रुपये में। ऑप्शन एक्सरसाइज करा 40% का, और बाकी को हक को बेच दिया 2.25 में। पहले देखो इंटाइटलमेंट कितने सर, 12,000 है, इंटू 1/4, 3,000 शेयर मैक्सिमम खरीद सकते हैं। अब उसमें से हमने खरीदे कितने सर, 40%, मतलब 1200 शेयर। कितने में खरीदे, 5 रुपये में, खुद बताया।
तो 1200 शेयर खरीदे 5 रुपए के हिसाब से 2 बैंक, ये कंपनी ने दी। और बाकी का जो हक है 60% का बेटा विच इज 1800, वो हमने बेच दिया 2.25 पे। वो कहाँ जाएगा अमाउंट 1800 का 2.25 पे इतना बनेगा, वो सीधा 13 के हिसाब से, पैरा 13 के हिसाब से A13 वो P&L में चला जाएगा। तो यहाँ नहीं दिखेगा, वो यहाँ नहीं दिखेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो यहाँ नहीं दिखेगा। तुम्हारा यहाँ जो आएगा खरीदे वही आएगा, ठीक है। फिर 15 मार्च को इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है। इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द ईयर। आपने इंटरिम के लिए क्या करना है, उस दिन जितने शेयर है, यहाँ बोनस राइट का लफड़े, उस दिन जितने शेयर है उसी साल का है, उस पर डिविडेंड मिल जाएगा सीधा। और ये सीधा हम हमेशा पोस्ट ही मानते हैं, उसमें डेट वाइज नहीं जाते, महीनों के हिसाब से नहीं जाते। सिंपल है, आपने उस दिन की होल्डिंग पे देखना है जो आपके सारा अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसी को मना कर दे तो उस पर आएगा, और पोस्ट ही हम मानते हैं। यहाँ पे ना इंटरिम जो होता है बेटा, एज्यूम हम पोस्ट ही करते हैं, वो सीधा डिविडेंड कॉलम में ही जाता है, वो सीधा डिविडेंड कॉलम। तो आपके पास चेक करो आपके शेयर है कितने, जब आपके पास 12,000 थे और 1200 और खरीदे 13,200 हो गए थे, तो 13,200। शेयर कितने का था, 10 रुपये फेस वैल्यू वाला था, पेड वैल्यू 10 रुपये थी, यस। रेट कितना है बेटा, 18%। रेट कितना है, 18%। कितना डिविडेंड आ गया, इनकम कॉलम बोल दो, डिविडेंड कॉलम बोल दो, और बाकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। बाकी तो बैलेंस फिगर है। ये आपके पास नंबर और अमाउंट आ गया, ये आपके पास में डिविडेंड आ गया जो पीएल में चला गया, ईयर एंड पे जो डिविडेंड है पीएल में चला जाएगा, ठीक है ना। बड़ा बेसिक सा होता है जी, इसमें कुछ भी नहीं है, आसान है। अच्छा, कई बार ना आपको बोल सकता है पीएल का एक्सट्रैक्ट भी बनाता हूँ, तो पीएल में क्या क्या जाएगा, देखो जो डिवेंचर बॉन्ड्स है उनकी 3 चीज़ें जा सकती है पीएल में। एक इंटरेस्ट, बेचने का प्रॉफिट लॉस, लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट, और एक ईयर एंड का वैल्यूएशन लॉस जो आ सकता है अगर मार्केट व्यू कम हो। हाँ, जो शेयर्स है उसकी 4 चीज़ें जा सकती हैं। एक तो वो डिविडेंड की इनकम जो आ रही है पोस्ट एक्विजिशन वाली, एक बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस वो आ सकता है, एक ईयर एंड का वैल्यूएशन लॉस अगर वो मार्केट वैल्यू दे रहा और वैल्यू कम है, और एक आता है और विच इज पैरा 13 ऑफ AS13 वाला ये अमाउंट। ये बताने के भी तो पीएल में जा रहे हैं ना सीधा, सेल ऑफ राइट वाला, सेल ऑफ राइट वाला। तो वो हमें अपने पास में पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें पीएल में जाने वाली है। तो हम लिख जरूर है पर पता होनी चाहिए, लिख जरूर है पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन आ रहा है ना हमारे पास, दिस इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिबल आपके पास में डिवेंचर है, वो पॉइंट को लेके है। नो कन्वर्टिबल डिवेंचर जब होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, कंपनी कन्वर्जन करने जाएगी इस क्वेश्चन में तो हमें क्या करेगी, हमें डिवेंचर्स के बदले शेयर्स दे देगी। तो हम कंपनी को डिवेंचर वापस कर देगी, कंपनी हमें शेयर दे देगी, तो उस समय क्या अकाउंटिंग होगी उसी को लेके पूरा ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे वो एक रेयर क्वेश्चन है इस वाले के कॉन्सेप्ट के, कम है, और अगर पेपर में आएगा 8-10 नंबर का बनेगा, नहीं रिवाइज करके जाएंगे तो गलती हो जाएगी, नहीं रिवाइज करके जाएंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर, तो ध्यान से सुनते जाना, ध्यान सुनते जाना। तो क्वेश्चन में आपसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिवेंचर का ही मांग रहा है, इक्विटी शेयर का भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट मांग रहा है बुक्स में, फॉर द ईयर 2021 ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। बुक्स ऑफ ए लिमिटेड है, पहले डिवेंचर वाला बन रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला है, ए लिमिटेड कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के लिए, मतलब साल जो है वो जनवरी टू दिसंबर है। कंपनी ने परचेज करे बेटा 5,000 नंबर ऑफ 13.5% डिवेंचर्स, फेस वैल्यू 100 वाले, पी लिमिटेड के 1 मई 2021 को 105 कम इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट की डेट 31 मार्च और 30 सितंबर होती है। तो सबसे पहले खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो 5,000 है बेटा, तो 1 मई को 2 बैंक 5,000 मतलब 5 लाख। इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा सर, 1 महीने का आएगा, क्यों 1 मई है ना, पिछला इंटरेस्ट कब था, 31 मार्च को था। तो पिछला इंटरेस्ट अगर 31 मार्च को था और आप 1 मई को खरीद रहे हैं तो 1 महीने का इंटरेस्ट है ना अप्रैल का, 1 महीने का निकालेंगे तो आप यही आएगा 5625 1 महीने का, ठीक है ना। तो इतना ही बनेगा, 13.5% रेट है। अब आती है कॉस्ट। तुम्हारे पास में यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे तो हमने खरीदे कितने, 5,000 खरीदे 105 पे, तो 5,000 इंटू 105 जो हमने खरीदे 525, और इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, कम इंटरेस्ट है डील, डील क्या थी, कम इंटरेस्ट। तो 5625 का इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ये आ जाएगी 519375। ये फिर से बताता हूँ, ये 1 महीने का इंटरेस्ट है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर 1 अगस्त को कंपनी ने फिर खरीदे 2500 डिवेंचर 102 ईच में ऑन कम इंटरेस्ट। अब 1 अगस्त को 2 बैंक 2.5 लाख, 1 अगस्त को खरीदे तो 31 मार्च लास्ट थी, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट।
इतना बनेगा। और ये कम इंटरेस्ट में अगेन, तो 2500 इंटू 102.5, 256, 250 माइनस 11,250, 245। ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। देखो ना यहाँ पे दिया हुआ वो 1 महीने का इंटरेस्ट की भी कंप्यूटेशन दे रखी है। ये आपके पास में जो 2.5 लाख वाला है उसकी भी इंटरेस्ट की आगे 4 महीने की वो भी दे रखी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर अब कंपनी से इंटरेस्ट का मिलेगा सर, 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से। 3 सितंबर को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 6 महीने का मिलेगा पूरी होल्डिंग पे। पूरी होल्डिंग कितनी है? 7.5 लाख की। तो इकट्ठे निकाल लो, 7.5 लाख पे 13.5% 6 महीने का। वो अलग अलग करके निकालने जरूरत नहीं है, इकट्ठे ही निकालोगे 7.5 लाख पे भाई। आप तो इकट्ठे ही निकालोगे ना, 7.5 लाख पे 13.5% 6 महीने का, तो इतना बनेगा 50,625 जितनी होल्डिंग है उस पर, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को बेटा उसने बोला क्या, कंपनी ने बेच दिए 2000 डिबेंचर 103 में, तो सेल हो गया, सेल तो सेल हो रहा है 2000 डिबेंचर, तो बाय बैंक 1 अक्टूबर 2 लाख। इंटरेस्ट आएगा ही नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे हो गया 30 सितंबर। अब यहाँ पे 100 कम हो फर्क नहीं पड़ रहा, अगले दिन है तो इंटरेस्ट जीरो ही है। और 103 में बेचा तो 2,06,000 डायरेक्टली आ गया, इंटरेस्ट ही जीरो है। जब बेचोगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट लॉस मेथड कौन सा, एवरेज कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल इंटू 2 लाख, तो आपके पास में प्रॉफिट लॉस निकलेगा, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल फेस वैल्यू इंटू जो आपके प्रोपोर्शनेट है, तो इतनी कॉस्ट आएगी, इतने बेचा तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ज़्यादा बेचा तो ये वर्किंग नोट बन जाएगा आपका। टोटल कितनी कॉस्ट है डिवाइड बाई टोटल फेस वैल्यू इंटू कितने प्रोपोर्शनेट जो बेचे, वो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आ गई वर्सेस कितने बेचा, तो हमने ज़्यादा बेचा तो प्रॉफिट आ गया, ज़्यादा बेचा तो प्रॉफिट आ गया। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2PL 2167 प्रॉफिट। नाउ कम्स द मेन पॉइंट जिसके लिए क्वेश्चन करा हूं, अभी तक वाले सारे पॉइंट किए हुए थे। नाउ कम्स द मेन पॉइंट। कहते हैं 31 दिसंबर को कंपनी को मिले 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन पी लिमिटेड ऑन कन्वर्जन ऑफ 20% ऑफ इट्स होल्डिंग। कहता है इस तारीख को कंपनी को 10,000 शेयर मिले, 20% अपनी होल्डिंग कन्वर्ट करेंगे। अब देखो जी, हमारे पास है कंपनी के डिवेंचर, मैं कौन हूँ, इन्वेस्टर, ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। और कंपनी है जिस कंपनी की बात कर रहे हैं सॉरी, हम दे रहे हैं डिवेंचर, कंपनी से मिल रहे शेयर 10,000। हम कितने परसेंट दे रहे हैं, जो टोटल होल्डिंग है उसका 20%। मुझे चेक करके बताओ कंपनी के एंगल से, कंपनी को नॉमिनल वैल्यू से मतलब, मेरी कॉस्ट से मतलब नहीं है, तो मेरे पास कितनी नॉमिनल वैल्यू के इस दिन पड़े थे सर। टोटल में 7.5 लाख के थे, उसमें से 2 लाख के बेच दिए थे, तो 5.5 लाख की नॉमिनल वैल्यू थी। यानी कि कितनी नॉमिनल वैल्यू के कंपनी को वापस कर रहा हूँ, 20% के हिसाब से 1,10,000, 1,10,000। ना इसमें होगा क्या बेटा, क्योंकि हमें शेयर आ रहे हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स को डेबिट करूंगा, और मेरे पास से इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर जा रहे हैं उतने, तो 13.5% डिवेंचर डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ये कितनी नॉमिनल वैल्यू नंबर आपके पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 10,000 शेयर। ये कितनी नॉमिनल वैल्यू के जा रहे हैं, 1,10,000 के, जितने परसेंट उसने बोले। प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम है एंट्री के अमाउंट की। अमाउंट क्या है, अमाउंट होएगा बेटा, सिंपल सी बात है, ये जो डिवेंचर थे इनकी आपकी भी तो कॉस्ट है ना कुछ, यही कॉस्ट जब आपकी शेयर्स की, कंपनी आपसे कोई अलग से पैसे नहीं ले रही ना आपको दे रही है, तो ये जितनी वैल्यू के आपने डिवेंचर कंपनी को वापस करे 20% नॉमिनल वैल्यू की, उनकी जो आपकी कॉस्ट बनती है वही कॉस्ट आपके शेयर की बन जाएगी। वही कहो कि आप कंपनी को ना पैसे दे रहे हो ना कंपनी आपको पैसे दे रही है अलग से, कंपनी सिर्फ क्या करे, डिवेंचर ली और शेयर दे रही है, तो उन डिवेंचर की जो आपकी कॉस्ट थी वो अब शेयर की बन जाएगी ना। तो कितने से डिवेंचर कम हो गए, इतने से शेयर आ गए, तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो यूनिटरी मेथड, ये टोटल कॉस्ट थी 7.5 लाख वालों की, ये टोटल कॉस्ट थी 51,375 प्लस 245, 7.5 लाख, तो 1,10 की कितनी, यूनिटरी मेथड तो यही चल रहा है ना, यूनिटरी मेथड है, प्रोपोर्शनल निकालनी है, तो वो निकालोगे तो 112,108 आ जाएगी वैल्यू।
112,108 यूनिटरी मेथड करना है, जो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू। आप बोलेंगे सर जो बेच दिया उसको माइनस भी तो करो इसमें से, यार माइनस करोगे तो भी प्रोपोर्शनल कॉस्ट वही आएगी। आप बोलो टोटल कॉस्ट इतनी थी 7.5 लाख की, उसमें से कुछ बेच दिए, तो आप ये 2 लाख जब माइनस करोगे उसमें से, तो ये भी तो माइनस करोगे प्रोपोर्शनेट, तो प्रोपोर्शनेट पर यूनिट कॉस्ट तो वही बैठेगी ना, पर यूनिट कॉस्ट वही बैठेगी, आप उसमें से भी कर लीजिए तो भी यही निकल के आएगा। तो टोटल कॉस्ट 7.5 लाख की कितनी थी जिससे हम शुरू हुए थे, उसमें से 1/10 की कितनी हुई, 1/10 कहाँ से आया था, जो बची हुई थी उसका 20% ही हम कंपनी को वापस कर रहे हैं, क्योंकि 2 लाख की तो सेल भी होगी थी ना, बची हुई जो है उसकी कॉस्ट लेनी है, ठीक है ना, उसकी 20% ले रहे थे, तो ये हमारी एंट्री डलेगी। तो इससे क्या होगा प्लीज समझना, यहाँ आएगा बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, नॉमिनल वैल्यू कम होगी 1/10, कॉस्ट कम होगी इतने से, ठीक है ना। पर इधर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट में क्या होगा, 2 डिबेंचर्स आया इन्वेस्टमेंट इन, यहाँ नंबर आ गए, नॉमिनल वैल्यू लिख दिया, नंबर लिख दो, 10 रुपये का शेयर है तो 1 लाख, 1/10 मत बोलना, यहाँ शेयर्स वाला आ रहा है, नंबर लिख दो जाए, और ये अमाउंट आ गया, मेन अमाउंट है। उधर की नॉमिनल वैल्यू कम हुई, इधर नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। एक और चीज़ होती है, पता है क्या, कॉमन सेंस की बात है, आज की डेट के बाद से मैं कंपनी का क्या बन गया सर, आज की डेट के बाद से मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, तो इसके बाद से तो मुझे कंपनी डिविडेंड देगी, पर आज तक का मतलब 31 दिसंबर तक का एटलीस्ट इंटरेस्ट तो क्लोज करेगी ना मेरा इस वाले के ऊपर, क्योंकि आज से तो मैं शेयर होल्डर बन गया, आज तक तो डिबेंचर होल्डर था। तो पिछला इंटरेस्ट कब मिला था, पिछला इंटरेस्ट मिला था आपके पास में 30 सितंबर को, ये ट्रांजेक्शन कब हुई 31 दिसंबर को। बेटा कंपनी वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि जब अगर वो कन्वर्जन करते हैं तो उन्हें उतने महीने का इंटरेस्ट उस पर दे के क्लोज करना है, वो कितने मिलेगा, सब पे नहीं, जितना कन्वर्ट हुआ, क्योंकि बाकी तो पड़े ही है, तो 1/10 के ऊपर 3 महीने का बनेगा, तो 3713 इंटरेस्ट बन रहा होगा बेटा इसके ऊपर 3713। तो देखो 1100 डिबेंचर जो थे 1,10,000 13.5% 3 महीने, 3713 का इंटरेस्ट बनेगा, 3713 का इंटरेस्ट आएगा, ये इंटरेस्ट की वैल्यू दिखा रखे, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो लेना ही लेना, क्वेश्चन बोले ना बोले वो आएगा ही आएगा। दैट्स अ प्योर आपके पास कॉमन सेंस के एंगल से, आज तक मैं कंपनी का डिबेंचर होल्डर था, तो इतना इंटरेस्ट रिसीव होगा, रिसीव होगा, ठीक है ना। बस जी, फिर आपके पास में मार्केट वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन में ईयर एंड की 106 और 9 तो 106 देगा तो उसका आएगा, बैलेंस आएगा, पहले तो क्लोजिंग इतना बचा है 40 बचा होगा। इंटरेस्ट लेना नहीं भूलना, कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे सर, देखो ना पिछला इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला, साल खत्म हो 31 दिसंबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि कैलेंडर ईयर है ना हमारा, वो आएगा। और बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू के साथ, तो आपके पास में बची हुई ये है 448,434, ये तो इंटरेस्ट है 3 महीने का, इसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करो तो आपके पास में मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, 4,40,000 मतलब 4,400 है 106 के हिसाब से, 466,400, तो कॉस्ट ही कम है, तो कोई लॉस बुक नहीं होगा, मार्केट वैल्यू कम होती तो लॉस भी आता, ठीक है ना। और इंटरेस्ट कॉलम कहाँ चला गया, पीएल में। अब शेयर्स में आओगे, शेयर की वैल्यू कितनी दी है, 9 रुपये, अब 10,000 शेयर्स की वैल्यू जो है वो 9 रुपये के हिसाब से कितनी बनेगी, तो हमारी मार्केट वैल्यू शेयर्स की कितनी बनी, 10,000 इंटू 9, कॉस्ट में कितनी दिखा रहा हूँ 112,108, तो लोअर क्या है 90,000, 90 आएगा इनकी, बाकी लॉस आ गया, ये वैल्यूएशन लॉस आ गया, क्योंकि भाई आपके पास में कॉस्ट इनकी पास जो मार्केट वैल्यू वो कम है ना, मार्केट वैल्यू वो कम है, तो लॉस बुक हो जाएगा हमारा, तुम्हारा लॉस बुक हो गया, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी हैव टू डू, इसमें पता है बस ध्यान क्या रखना, मैं आपको बताता हूँ, ये एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है जिस दिन कन्वर्जन होगा, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ सुनते जाना, जिस दिन कन्वर्जन होगा उस दिन आपके पास कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर पड़े, देखो आपके स्टार्टिंग से थे 7.5 लाख, 2 लाख के बेस 550 के बचे, उसका 20% कंपनी कन्वर्ट करे तो 110 के बाहर जाएंगे, क्या मिल रहे, शेयर मिल रहे 10,000, तो शेयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर 10,000, जा कह रहे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 1,10,000, एंट्री किससे डलेगी, जो हमारी कॉस्ट है किसकी, उस 110 की, वही यूनिटरी मैथड लगा रहा हूँ, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल जो फेस वैल्यू थी 7.5 लाख की, उसमें से 110 की कितनी है, वो कॉस्ट आ गई, तो उससे एंट्री डल जाएगी, वो डिबेंचर बाहर हो गए उतने से शेयर की कॉस्ट बढ़ गई। दूसरी चीज़ वैल्यूएशन का तो लास्ट में आ ही जाना है, एक हमें इंटरेस्ट मिलेगा पिछले इंटरेस्ट रेट से लेके जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है तब तक का इंटरेस्ट लेना, उतने पे जितने कन्वर्ट करें वो रिसीव होगा बाय बैंक में आएगा, वो रिसीव होगा बाय बैंक में आएगा, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है।
बाकी क्वेश्चन एब्सोल्युटली बेटा नॉर्मल, उसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, कोई तंगी नहीं रखनी। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर, ये बात क्लियर हो गई। अगला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों टॉपिक आता है। देखो भाई, आप लोगों को जब पॉज करना आप कर सकते हो अपने हैंड पे ठीक है ना। मैं अपने पास रिवीजन 1 को मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। कम राइट परचेज विच इज एक्सेप्शन पैरा 13 टू द ESN। बेटा बात समझना, जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग आती है डिक्लेयरिंग द राइट इशू, उसके बाद से जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि कुछ दिनों बाद हम सस्ते दाम पे कंपनी का शेयर ऑफर करेंगे, तो जब मार्केट में एक प्रकार के शेयर जो होता है महंगा हो जाता है, मार्केट में शेयर महंगा हो जाता है। तो हमारे पास जो शेयर है वो महंगा बेचने की बात होती है, वो कम राइट होता है, क्योंकि अब जो भी व्यक्ति शेयर खरीदेगा वो एक्स्ट्रा पैसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी से कुछ दिनों बाद ही कंपनी से क्या मिलेगा, सस्ते दाम पे शेयर मिलेगा, तो प्राइस महंगा हो जाएगा। तो उसके बाद जो शेयर घूमता है वो उसे बोलते हैं कम राइट परचेज। हाँ, जिस दिन रिकॉर्डेड हो गया उसके बाद वो नॉर्मल एक्स राइट पे पहुंच जाता है नेक्स्ट डे, जैसे राइट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर है 12,000, आपने 12,000 में शेयर खरीदा, 12,000 में शेयर खरीदा, तो आप टू बैंक 12,000 कर रहे होंगे पर शेयर। कंपनी ने बाद में आपको राइट इशू दिया। अब राइट इशू का तो आपके दो ऑप्शन है, या तो आप शेयर खरीदोगे, या तो आप शेयर खरीदोगे तो टू बैंक कर दोगे, या आप अपना हक किसी और को बेच सकते हो। अब अगर आप अपना हक किसी को बेचते हो तो नॉर्मली हमारा रूल क्या है कि सर जो भी हक बेचोगे उसका प्रॉफिट पीएल में जाएगा। प्रॉफिट क्या है, वो तो जितने बेचा वो सारा पीएल में जाएगा, सेल ऑफ राइट पीएल में जाएगा, पैरा 13 ऑफ ESN। उसी के अंदर एक चीज कहता है अगर आपने कम राइट खरीदा था तो भाई आपने महंगा खरीदा ना, आपने महंगा खरीदा ना, महंगा खरीदा ना, क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग के बाद आपने खरीदा एक प्रकार से। तो अगर आप अपने हक को बाद में बेचते हो, जो पैसे आ रहे हैं आप उससे अपनी कॉस्ट कम करोगे, आप उससे अपनी कॉस्ट कम करोगे, और कितने तक लेके आओगे, जितना शेयर की एक्स राइट वैल्यू है आप उतने तक उसे लेके आ सकते हो, ताकि वो अपने पास में जो पैसे बेच के आ रहे हैं उससे वो अपनी कॉस्ट, हाँ उससे ज्यादा जो मिलेंगे वो पीएन में ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कम राइट खरीदा 12 में और मेरा एक्स राइट प्राइस 10,000 है, तो इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ सरल भाषा में 2,000 महंगा खरीदा, कि जो मेरे शेयर की एक्स राइट प्राइस है वो 10 है, मैंने खरीदा 12 में। तो कल को जब मैं हक बेचूंगा तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000, क्योंकि जो मैंने महंगा खरीदा है उतने तक मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ही कम करूंगा। मैं ये नहीं है कि उसे पीएनएल में लेके जाऊंगा सारे अमाउंट को जो मैं हक बेचूंगा जब। तो सेल ऑफ राइट अप टू मैक्सिमम 2,000 जो डिफरेंस है विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, उससे ऊपर जो होगा वो पीएनएल में ही जाएगा। तो अगर मान लो मैंने 3,000 में हक बेचा तो 2,000 से मैं इन्वेस्टमेंट को कम करूंगा, तो एंट्री में होगा बैंक टू इन्वेस्टमेंट 2,000 टू पीएनएल बाकी 1,000। हाँ, अगर बेचा ही 1,500 में फिर तो 1,500 का 1,500 इन्वेस्टमेंट में। मैक्सिमम बोले ना 2,000 से कॉस्ट कम करूंगा, उससे ऊपर पीएनएल में, उससे कम पे बेचा फिर तो सारे इन्वेस्टमेंट में। और अगर शेयर ही दोबारा खरीद लिया था फिर तो ये पॉइंट ही नहीं आएगा ना, ये तब आएगा जब मैंने हक बेचा है। ठीक है, अच्छा ये कब होगा, ये कम राइट वाला आपका कॉन्सेप्ट कब आएगा बेटा, प्लीज समझना, ये वाला आपने कब लगाना है कॉन्सेप्ट, जब आपने कम राइट परचेज किया है, वो स्पेशली बोलेगा कम राइट खरीदे, फिर आपने हक बेचा है, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन है, वो बता रहा है कि आपकी मार्केट वैल्यू बाद में जाके 10,000 रहेगी। तीनों चीजें देगा तभी तो कर पाओगे भैया, आपको बताना पड़ेगा ना। अब वो सिर्फ बोल दे कम राइट खरीदा और हक बेचा, ये बताए ना कितने का फर्क है, आप क्या कर लोगे। तो मेरे को जब ये तीनों चीजें पूरी होगी तो मैं इस कॉन्सेप्ट को लगाने की बात करूंगा। सिर्फ कम राइट वर्ड लिखने से नहीं होगा, उसे बताना पड़ेगा कि कितने का डिफरेंस है, ठीक है ना, कैसे है, हक बेच रहा हूँ तो कितने का डिफरेंस, कितना महंगा खरीदा हुआ है, तो ही मैं अपने पास इन्वेस्टमेंट करूंगा, वरना मैं अपना नॉर्मल रूल लगा देता हूँ पीएल बेचने वाला। ठीक है, नॉर्मल रूल लगा देता हूँ। अच्छा, अब देखेंगे आरटीपी जैन 26 में ही इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, आरटीपी जैन 26 में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या देखो, रोहन ने एक्वायर करे 200 इक्विटी शेयर जेटा टेक्नोलॉजीज के कम राइट बेसिस में, कितने में, 140 में खरीदे थे एज लॉन्ग टर्म। सब्सिक्वेंटली कंपनी ने अनाउंस किया राइट इशू ऑफरिंग 1 शेयर फॉर एवरी 1 हेल्ड इन द रेशियो 1:1, कितने में, 214 में। तो हमने खरीदे 200 शेयर 140 में, आज कंपनी ने बेटा अपना नया शेयर निकाले 214 में। कहता है रोहन ने डिसाइड किया नॉट टू सब्सक्राइब टू द राइट शेयर, और नहीं खरीदेंगे, और उसने अपना हक बेच दिया कितने में, 24,000 में इन द ओपन मार्केट। तो 141 के हिसाब से 200 शेयर उसे खरीदने का मौका था, उसने वो अपना हक मार्केट में बेच दिया, कितने रुपए आए उसे बेचकर, 24,000। नॉर्मली बोलते हुए 24,000 कहाँ जाएगा, पीएल में, बट देखो ना उसने कम राइट खरीदे थे, पहली बात। आफ्टर द राइट इशू बिकेम एक्स राइट, अब वो
एक्स राइट होने के बाद जो मार्केट वैल्यू उसके एग्जिस्टिंग 200 शेयर की वो कितनी पहुंच गई 1.20, तो आपने खरीदे थे 140 में, वैल्यू कितनी पहुंच गई अब आपके पास में 1.20, तो कितने रुपए आपने एक तरीके से महंगे खरीदे थे, 20,000 रुपये महंगे खरीदे थे, 20,000 रुपये महंगे खरीदे। कह रहा है बताओ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इस हक को बेचने की और फॉल इन द मार्केट वैल्यू जो आपके सारे। तो बेटा सिंपल है, आपने हक को बेचा 24,000 में, इसमें से क्योंकि 20,000 आपने महंगा खरीदा तो 20,000 कहाँ चला जाएगा, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उससे आप अपनी कॉस्ट कम करोगे ताकि वो 1.20 पे पहुंच जाएगी। और जो इसका ऊपर है एक्सेस 4,000 वो आपका पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल, वो पीएल में जाएगा, सारा पीएल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है, पहले इंग्लिश लिखे जो स्टैंडर्ड की इंग्लिश है वो यही है कि एज पर AS 13 जब इन्वेस्टमेंट कम राइट खरीदते हैं और मार्केट वैल्यू बाद में जाके एक्स राइट कम हो जाती है तो ये अप्रोप्रिएट होता है कि जो बेचकर पैसा है सेल प्रोसीड्स उससे हम अपनी कैरिंग अमाउंट क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, मार्केट वैल्यू तक ले आएंगे। इन दिस केस वही बातें लिखी हुई है आपके पास में, तो अप्रोप्रिएट होगा टू अप्लाई 20,000 आउट ऑफ द राइट सेल टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 140 टू 120 हो जाएगा, और बैलेंस 4,000 जो हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, पीएन में चला जाएगा। और बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट कितने में दिखेगी, सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अब आपकी 120 पे दिखेगी क्योंकि कम हो गई वैल्यू, कम हो गई वैल्यू, बस वही बताना। इंग्लिश में लिख देना नॉर्मल, बट आपको नियम तो पता होगा तभी तो लिख पाओगे, रूल पता होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन है, बन सकता है 3 to 4 मार्क्स का, तो नॉर्मल आपने लिख देना, नियम लिखा, एप्लीकेबल आपने जो है आंसर दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन के फैक्ट लिख के। नाउ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर ये फिर से है नहीं, अब आपके पास कुछ और बातें करनी मुझे, कुछ ना इसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं AS 30 में, जनरल क्वेश्चंस जहां पे आपके जनरल नियम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे वो भी आप लोगों को करवाने होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बन जाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी सीखेंगे, कुछ जनरल बातें भी करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था, तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं एसेट जिससे इनकम कमा रहे हो, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन है, अदर बेनिफिट्स। हाँ, जो हमारा स्टॉक होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्योंकि स्टॉक तो AS 2 में चले जाता है, ठीक है ना। एक होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये क्या थी सर, इन्वेस्टमेंट इन लैंड बिल्डिंग। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना है, अगर आप कोई लैंड या बिल्डिंग अपने पास खरीदो, बिल्डिंग खरीदने से नहीं होगा, देखो बिल्डिंग आपका पीपी भी हो सकता है, बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, बिल्डिंग आपका स्टॉक भी हो सकता है। अगर मेरा खरीदने बेचने का काम है तो बिल्डिंग मेरा स्टॉक है एक प्रकार से। अगर मैं अपने पास बिजनेस पर्पज के लिए, मेरा स्टाफ बैठता है, मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो मेरा पीपी है। हाँ, मैंने इस पर्पज के लिए बिल्डिंग खरीदी कि कल को मैं किराए पे चढ़ाऊंगा, उससे रेंटल इनकम पाऊंगा, या बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होने दो, बस किराए पे भी नहीं चढ़ा रहा, खाली पड़ी है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड सब्सटेंशियली फॉर यूज और इन द ऑपरेशंस ऑफ द इन्वेस्टिंग, मतलब हम अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे उसे, बिजनेस में यूज नहीं कर रहे, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जो एंटिटी के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू कैसे लगाएंगे, देखो उसकी अकाउंटिंग तो कहीं आई नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पास वो इतना बोलता है AS 13 हमें कहता है कि उस पर हम कॉस्ट मॉडल लगाएंगे जो AS 10 के अंदर है। तो आप AS 10 में जब जाएंगे तो वहां पर 2 मॉडल आते हैं, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन। देखो पीपी के लिए जो पीपी एक्चुअली है उसमें कॉस्ट से रिवैल्यूएशन कोई भी लगा सकते हो, ठीक है ना, इंटायर क्लास पे लगता हूँ, सारी बातें वहां करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे सिर्फ कॉस्ट मॉडल दिखे, मतलब उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगा सकते, उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब वो कॉस्ट मॉडल ही लगेगा, वो कॉस्ट पे दिखेगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट है और एक लॉन्ग टर्म है। करंट का नियम क्या था सर, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अब इसमें लोअर ना अलग अलग तरीके से देखा जाता है, प्लीज समझना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू लोअर, मेरे पास कंपनी के इक्विटी शेयर भी पड़े, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट है, ये अलग अलग है, 2 इक्विटी शेयर है, 2 म्यूचुअल फंड्स है, कॉस्ट दे दी, मार्केट वैल्यू दे दी, कॉस्ट दे दी, मार्केट वैल्यू दे दी। अब अगर मैं लोअर इंडिविजुअली देखता हूँ, 50 और 60 50, 90 और 75 75, 30 और 25 25, 40 और 48 40, तो इनको ऐड किया, ये बना 125, ये बना 65। ये जो मैंने किया ना बेटा, एक एक इन्वेस्टमेंट की एक एक सिक्योरिटी को देखा, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअली एक एक को देखा, तो ये मेरा आंसर आया 190, ठीक है। बट अगर मैं अपने पास में ये बोलता मैं पूरी इक्विटी शेयर्स को एक मान रहा हूं और पूरे म्यूचुअल फंड को एक मान रहा हूं, तो मैं क्या बोलता, दिस वर्सेस दिस, तो इनमें से लोअर क्या है 135, 70 और 73 विच एवर इज लोअर 70, तो इसे बोलते हैं बेटा कैटेगरी वाइज, इसे क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज। जब मैंने पूरा इक्विटी शेयर्स एक कैटेगरी मानी, म्यूचुअल फंड एक कैटेगरी मानी, तो उस पर लोअर लगा रहा हूं, तो उसमें आंसर 205 आता है। और अगर मेरी जितनी भी सारी इन्वेस्टमेंट्स है, सारी की कॉस्ट मिला के, सारी की मार्केट वैल्यू ये, तो अगर अब लोअर लगा रहा हूं तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्लोबल बेसिस, तो आंसर बनता 208।
क्या तीनों बार लोअर ही किया? हाँ, एक बार एक एक करके, एक बार कैटेगरी वाइज और एक बार सबको मिला के। तो स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि लोअर कैन बी ऑन इंडिविजुअल बेसिस और कैटेगरी वाइज बेसिस, दैट इज इक्विटी प्रेफरेंस करके, बट नॉट ऑन ग्लोबल बेसिस। तो ग्लोबल अलाउड नहीं है, मतलब ये भी परमिटेड है, ये भी परमिटेड है, पर ये परमिटेड ही नहीं है, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली प्रेफरेबल, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल इज इंडिविजुअल वाइज, ठीक है ना। प्रूडेंट एंड मोर अप्रोप्रिएट मेथड क्या सही है कि इंडिविजुअली ही करो। सबसे प्रूडेंट कौन सा है? बट इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज दोनों परमिटेड है, बट उसमें से सबसे बेटर कौन सा ही है? इंडिविजुअल। ग्लोबल परमिटेड ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? जो लंबे समय के लिए, एक साल से ज्यादा पीरियड। उसका नियम क्या है सर? एट कॉस्ट, इंडिविजुअल बेसिस पे अपने पास निकाल रहे हैं। हाँ, जहां पे मैंने बोला था अगर कल को वैल्यू गिरती है, उसकी डिक्लाइन आता है, वो डिक्लाइन टेम्परेरी नहीं, टेम्परेरी डिक्लाइन है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर देना बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। हाँ, जहां पे डिक्लाइन बेटा अदर देन टेम्परेरी है, इसे हम बोलते हैं परमानेंट डिक्लाइन है। मतलब लंबे समय के लिए, मतलब जो आज गिरावट हुई है वैल्यू में उस इन्वेस्टमेंट की, वो लंबे समय तक रहेगी, 2 साल 3 साल तक, जब तक मैं रखूंगा, ठीक है ना। तो रिडक्शन को हम अपने पास में पीएल में चार्ज कर देते, तो हम लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हम लॉस रिकॉर्ड कर देंगे, प्रोविजन बना देंगे अपने पास में डिक्लाइन की। टेम्परेरी है, इग्नोर करना है, परमानेंट डिक्लाइन है तब लेना। ना तो क्वेश्चन का परमानेंट डिक्लाइन कैसे मानेंगे, परमानेंट डिक्लाइन कैसे मानते हैं, उसके कुछ इंडिकेटर्स दिए हमें स्टैंडर्ड ने, कुछ हमें चीजें बताए कि किन को बेसिस को मैं ध्यान में रख के देख सकता हूँ अच्छा है परमानेंट है कि नहीं है, टेम्परेरी है कि परमानेंट है। तो कहते हैं क्या क्या चीजें ध्यान है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इन्वेस्टी के एसेट्स, रिजल्ट, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, इनसे हम थोड़ी सी आइडिया ले सकते हैं कि वो डिक्लाइन परमानेंट है कि टेम्परेरी है। क्वेश्चन में जनरली हमारे पास मैं बोलूंगा जब नहीं लिखता तो हम 2 प्रकार के इंडिकेटर्स को परमानेंट डिक्लाइन लेके रख सकते हैं। एक, मान लीजिए बिजनेस में कैश लॉसेज हो रहे हैं, वो लिखता है कैश लॉसेज हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं परमानेंट डिक्लाइन है। या हमारे पास में अगर वो लिखता है ना कि एक कंपनी बहुत बड़ा केस आ रही है, कोई कॉपीराइट वगैरह का, ट्रेडमार्क का, और उसकी वजह से वैल्यू गिरावट है, तो हम बोल सकते हैं मान रहे हैं अच्छा भाई वो परमानेंट डिक्लाइन रहेगा, वरना आपकी असम्पशन वगैरह नॉर्मली रहती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब जो सिर्फ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बताएगा ये इन्वेस्टमेंट करिए मैंने, शेयर खरीदे, डिवेंचर खरीदे, और वो बता नहीं रहा कि वो करंट है कि लॉन्ग टर्म है, तो बेटा हमने आंसर दोनों से देना है कि अगर करंट है तो ये, लॉन्ग टर्म है तो ये। हाँ, प्रैक्टिकल वाले जितने क्वेश्चन कराए वहां जनरली मार्केट में देता हम करंट लेके आंसर लास्ट में लोअर का नियम लगा देते, बट केस सिनेरियो जब मैं इसके बाद अब क्वेश्चन कर रहा हूँ वहां दोनों आंसर देने, ठीक है, वहां दोनों आंसर देने, एज्यूमिंग करंट है, एज्यूमिंग है, तो शेयर्स है, डिवेंचर बॉन्ड्स है, इसमें हम दोनों आंसर देते हैं। हाँ, जनरली गोल्ड, सिल्वर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, सोना चांदी, सरकारी सिक्योरिटीज, उसमें हम यही मानते हैं लंबे समय के लिए, तो उसमें आप वन साइड आंसर हो सकता है कि हमने लॉन्ग टर्म माना है, लॉन्ग टर्म माने वो आप मान सकते हैं, ठीक है ना। पर शेयर्स वगैरह के केस में आपने दोनों आंसर देने हैं, ऐसे केस में दोनों आंसर देने हैं। तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्वेश्चन कराने का पर्पस ही वही है। इनोवेटिव गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इन्वेस्ट करे किसमें? शेयर्स में, दूसरी कंपनी के 1 अक्टूबर को, कितने में? 250 में। पहले भी खरीदे हुए है, गोल्ड पड़ा है एक, तो सिल्वर पड़ा है, पहले का पड़ा है बहुत। कह रहा है मार्केट वैल्यू जो है इनकी ना, ईयर एंड पे मार्केट वैल्यू दे दी सबकी, शेयर्स की, गोल्ड की, सिल्वर की। आपसे कह रहा है बताओ इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे बुक्स में शो करेंगे इस ईयर एंड पे, एज पर एस 13। तो मुझे बताओ शेयर्स को किस पे दिखाएंगे? तो 2.5 लाख की कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 225 है, 225 पे दिखा देंगे, बस यही तुमने गलती कर दी। अभी बता के हटा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, इस क्वेश्चन के अंदर शेयर्स के केस में आपने दोनों आंसर देने हैं। आपको क्या बताया कि करंट है कि लॉन्ग टर्म है, इसी साल खरीदे, इंटेंशन 1 साल से ज्यादा रखने की, इंटेंशन अप टू 1 ईयर, आपको तो बताया नहीं, तो आपने दोनों आंसर देने हैं, बस ये बात याद रखना। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए बेटा आपके पास में दोनों बताने हैं कि अगर इंटेंशन टू होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म है तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू पे दिखाना है, तो 225 पे आ जाएगा। अगर फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड है तो हम किस पे दिखाते हैं? एट कॉस्ट, ठीक है ना। हाँ, प्रोविजन बनाते हैं अगर कोई डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी हो, हम नॉर्मल कोर्स में 250 बोल देंगे, अनलेस कि वो जो डिक्लाइन हुआ परमानेंट हो। तो दोनों बताने। हाँ, जो गोल्ड सिल्वर है बेटा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम जनरली ये मानते हैं लंबे समय के लिए, और यहाँ तो वैसे भी बहुत पहले के पड़े हैं, वो बहुत पहले के खरीदे हुए, तो इस डेट से लेके इस डेट से तो 1 साल से ज़्यादा वैसे ही हो गए, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके उसे रखे हुए भी, तो वैसे ही है। और उसको किस पे दिखाने? कॉस्ट पे। उनकी मार्केट वैल्यू का मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप खरीदे आपके पास सस्ते थे, आज तो महंगे हो गए, तो प्रॉफिट तो वैसे ही नहीं रिकॉर्ड करना होता, और ये दिखाने भी कॉस्ट पे ही है, ठीक है ना। तो जनरली परचेज क्या होती है? इंटेंशन लंबे समय के लिए, तो किस पे दिखाना है? कंटिन्यू टू बी शोन एट कॉस्ट, 4 लाख और 2 लाख, ठीक है ना, तो कॉस्ट पे दिखेंगे। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप का क्वेश्चन भी आना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखो, एक बार पेपर में आया हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बेटा, लॉन्ग टर्म में खुद ही बोल दिया, वो कैरी एंड करी बुक्स में कितने की कॉस्ट की, 1 लाख की। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका है उसमें कंपनी को कैश लॉसेज हुए हुए हैं, विद डिक्लाइन मार्केट शेयर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मे नॉट फेच मोर देन 55,000। तो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए 1 लाख की कॉस्ट में, आज पता चल रहा है उस कंपनी के ना कैश लॉसेज हुए, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आपके जो शेयर्स है ना जो खरीदे 1 लाख में, उनकी वैल्यू 55 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, 55 से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा, फिर इस केस में है तो लॉन्ग टर्म, तो नियम पहले लिखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू बी कैरीड एट कॉस्ट। और डिक्लाइन जो है, प्रोविजन जो बनानी है, कौन सी रिकॉर्ड करनी है, अदर देन टेम्परेरी, अगर है परमानेंट डिक्लाइन है तो ही प्रोविजन बनानी है। यहाँ पर हमने पहले वही लिखा, इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे दिखाते हैं, प्रोविजन किसकी बनानी है, टू रिकॉग्नाइज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी, ठीक है ना, उसकी बनानी है। अब इस केस में पता कैसे चलेगा, तो उसके इंडिकेटर्स बता देते हैं, इंडिकेटर्स के बेस पे यहाँ पे कैश लॉसेज हुए तो हमें हाँ लग रहा है कि ये परमानेंट डिक्लाइन है, तो हम 55 पे दिखा देंगे और 45 का लॉस प्रोविजन बना देंगे। तो हाँ यही है फैक्ट्स ऑफ द केस पे, अप्रोप्रिएट है रिड्यूस करना कैरिंग अमाउंट को 55 पे, जिसके लिए हमारे पास में प्रोविजन बनाई जाएगी कितने की, 45 की, क्योंकि इसे परमानेंट डिक्लाइन माना गया। मतलब कैश लॉसेज होता है, कोई बहुत बड़ा केस आ गया, कॉपीराइट ट्रेडमार्क लिख रहा है, तो वो हमारे लिए परमानेंट डिक्लाइन है, ये लंबे समय करेगा, यानी कि थोड़ा मोटा गिरावट हुई फिर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगला देखो क्या कहते हैं, कहते हैं 1 दिसंबर को कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख की 4,000 शेयर खरीदे गैरी लिमिटेड के 125 में, इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ, थोड़े समय के लिए। फर्स्ट वीक में मार्च के जाके सफर्ड हुआ हैवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस कवर नहीं था इंश्योरेंस पॉलिसी से। 31 मार्च को शेयर्स कितने पे ट्रेड हो रहे हैं, 80 पे ट्रेड हो रहे हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो 80 पे आ गए, तो भैया हमें तो 80 पे दिखा देने, बात ही खत्म होगी। वैसे ही हमारी इंटेंशन क्या है, अप टू 6 मंथ्स की है, ठीक है ना। तो करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड कितने पे हो रहे हैं, 80 पे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 इंटू 80 के हिसाब से 320, तो बाकी लॉस पीएनएल में चला जाएगा 180 का। तो खरीदे थे 5 लाख के, वैल्यू रहेगी 320, तो 180 का लॉस आ गया, वैल्यू कम हो चुकी है, वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास आ गया। मुझे बताइए, क्या जब मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूँ ये करंट लॉन्ग टर्म कैसे पता चलता है, सर हमारी इंटेंशन पे, मेरी इंटेंशन है अप टू 6 मंथ्स, अप टू 1 ईयर, तो करंट 1 साल ज़्यादा लॉन्ग टर्म। और नियम लगाते हैं, क्या मेरी इंटेंशन चेंज भी हो सकती है, मन तो चंचल है ना, मन तो चंचल है ना। मैंने सोचा था लंबे समय के लिए रखूंगा, नहीं नहीं, मैंने सोचा नहीं नहीं बेच देता हूँ, 1 साल के अंदर ही बेच दूंगा, मैंने सोचा नहीं नहीं जब खरीदे थे तो जल्दी बेच दूंगा, अब सोच रहा हूँ नहीं नहीं लंबे समय तक रखूँ, तो आपकी इंटेंशन चेंज हो सकती है। तो जो आपने क्लासिफिकेशन करी थी वो चेंज हो रही है, तो उसे बोलते हैं रीक्लासिफिकेशन। तो अगर आपकी क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है तो बोलते हैं बेटा रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। अब इसमें दोनों नियम है, दोनों है, या तो आप करंट टू लॉन्ग टर्म कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म टू करंट कर रहे हैं। सिंपल सी बात सुनना, अगर करंट टू लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो करंट का नियम लगाना है, उस दिन करंट का नियम, जिस दिन ट्रांसफर करो, मतलब जिस दिन आप इंटेंशन चेंज कर रहे हो साल के बीच में, जिस भी दिन आप कर रहे हो उस दिन करंट के नियम के हिसाब से उसे वैल्यू करना है और उसे आगे से लॉन्ग टर्म दिखाना है। वो नियम क्या है सर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। वर्ड याद रखना, ऑन, जिस दिन नियम चेंज, जिस दिन रिक्लासिफाई कर रहे हो, तो नियम क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब जिस दिन रिक्लासिफिकेशन कर रहे हो उस दिन की फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे जो हमारी कॉस्ट है, और लोअर पे दिखा के आप क्या कर लेना, और आगे से वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, आगे से वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। बट अगर लॉन्ग टर्म टू करंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में बेटा फेयर वैल्यू को नहीं देखना, वहां सिंपल बोलते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू, किताबों में कितने का दिख रहा है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। सर कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट तो सेम रहेगा, नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि परमानेंट डिक्लाइन रिकॉर्ड किया हो, तो खरीदी थी 100 की, परमानेंट डिक्लाइन करने के बाद 70 पे दिखा रहा था, तो 70 है कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट कम भी हो सकता है, कैरिंग अमाउंट कम भी हो सकता है, कैरिंग अमाउंट कैन बी इक्वल टू कॉस्ट। तो इसलिए क्या लिखा है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, यहाँ फेयर वैल्यू नहीं है, बस ये याद रखना, वो लिखेगा फेयर वैल्यू आपको ये में लॉन्ग टर्म टू करंट में, आप फेयर वैल्यू को इग्नोर कर देना बस। तो करंट टू लॉन्ग टर्म में क्या नियम है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑन द डेट ट्रांसफर। लॉन्ग टर्म टू करंट में क्या, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ट्रांसफर। इसमें फेयर वैल्यू नहीं देखनी, इसमें फेयर वैल्यू नहीं देखनी, ठीक है ना। हाँ जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ, पेपर में आया हुआ बेटा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, आसान आते बेटा, ये वाले बोनस मार्क्स होते क्वेश्चन। कुणाल सिक्योरिटीज लिमिटेड रिक्लासिफाई कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स को इन अकॉर्डेंस विद एसेट। कह रहा बताओ एट विच द इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी रिक्लासिफाइड, रिक्लासिफाइड किस पे करी जाएगी, किस वैल्यू पे करी जाएगी।
पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है 10.5 लाख की कॉस्ट, उसे रिक्लासिफाई किया एज करंट, लॉन्ग टर्म टू करंट है। दो चीजें ढूंढनी है बस, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। कंपनी ने रिड्यूस किया था इनको ₹2.9 लाख टू रिकॉग्नाइज अ परमानेंट डिक्लाइन। फेयर वैल्यू कितनी थी आपकी? 9 थी। फेयर वैल्यू का कोई रोल नहीं है, कॉस्ट थी 10.5, ये है रिड्यूस टू 9 लाख, तो 10.5 और 9 विच एवर इज लोअर, 9 लाख। तो यहाँ पे आपके पास रिक्लासिफाई किस पे होगी? कैश करंट शुड बी एट 9 लाख। पहले नियम लिख दे, वो नियम दोनों का इकट्ठे ही लिख दे, नियम एक ही बार लिख दो भाई, केसेस जितने बार बार थोड़ा नियम लिखोगे, नियम एक बार लिख दो, करंट टू लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म टू करंट, ठीक है ना। अगला लॉन्ग टर्म 14 लाख, रिक्लासिफाइड एज करंट, फेयर वैल्यू 16 है, फेयर वैल्यू का कोई रोल नहीं है। बुक वैल्यू कितने? 14, तो 14 और 14 विच एवर इज लोअर, 14, तो रिक्लासिफाइड किस पे होगा? एज करंट, एट बुक सेट 14 लाख होंगे, ठीक है। फिर करंट 12 लाख कॉस्ट है, रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, कंपनी रिटेन करेगी उन्हें, लंबे समय तक रखेगी। मार्केट वैल्यू कितनी है? 13.5, तो 12 और 13.5, अब इसमें तो फेयर वैल्यू देखनी है, विच एवर इज लोअर, 12 लाख। तो रिक्लासिफिकेशन जो होगी आपकी करंट इंटू लॉन्ग टर्म, वो किस पे होगी? 12 लाख पे, 12 लाख पे, ठीक है ना। और लास्ट है करंट, अगेन 18 लाख कॉस्ट, रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, मार्केट वैल्यू कितनी है? 16.5, तो 18 और 16.5 विच एवर इज लोअर, 16.5। तो आपके पास में ट्रांसफर किस पे होगी? मार्केट वैल्यू पे, 16.5 पे, सिंपल। तो करंट टू लॉन्ग टर्म पे करंट का नियम है, लॉन्ग टर्म टू करंट में लॉन्ग टर्म का जो है नॉर्मल कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर लगाना है, यहाँ पर मैं कभी भी फेयर वैल्यू नहीं देखनी, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ आपके सामने। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? 15 जून को वाई लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसेट, डिसाइड एंड स्टेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म परचेज करते, रिक्लासिफाइज करंट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इनकी? 14, बर रिटर्न ऑन बाय ₹2 लाख, तो बाय का मतलब 14 से 12 पे आ गई थी, ठीक है ना। टू रिकॉग्नाइज अदर देन डेबिट, परमानेंट डिक्लाइन, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 11, मार्केट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, तो 14 और 12 विच एवर इज लोअर, तो 12 आ जाएगा बेटा। तो रिक्लासिफाइड करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी क्रेडिट 12 लाख, ठीक है ना। 12 कैसे? ऐसा 14 में से 2 कम करके हम 12 पे दिखा रहे हैं ना, कैरिंग अमाउंट 12 है, कॉस्ट 14 है, तो दोनों में से लोअर 12। अनदर पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म जो आपका रिक्लासिफाई करना है करंट पे, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 7 लाख, बट रिटर्न डाउन ₹2, बाय नहीं लिखा, 2 लिखा है, तो यानी कि 7 लाख कॉस्ट है, 5 लाख कैरिंग अमाउंट है, तो कितने पे आएगा? 5 लाख पे, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, फेयर वैल्यू का कोई रोल नहीं है, तो 5 पे दिखेगा। यहाँ पर मैं रिक्लासिफाइड करंट इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 5 लाख पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अब पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो खरीदी थी 7 की, रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, तो करंट टू लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, करंट टू लॉन्ग टर्म। अब कंपनी ने डिसाइड क्या रखेंगे? मार्केट वैल्यू ध्यान से देखना, ध्यान से, 31 मार्च को 6 लाख है, और फेयर वैल्यू आपके पास में 15 जून को 8.5 है। बेटा हम किस दिन कर रहे हैं? 15 जून को कर रहे हैं, प्लीज देखना। तो आपको फेयर वैल्यू 15 जून की देखनी है, वो 31 मार्च की देता रहेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 6 लाख का रोल नहीं है, कॉस्ट कितनी थी? 7 लाख, फेयर वैल्यू इस दिन कितनी है? 8.5 लाख, तो 7 और 8.5 विच एवर लोअर देखना। सही मैंने बोला था, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 7 लाख, ठीक है ना। तो रिक्लासिफिकेशन जो होगी इनटू करंट, वो कितने में होगी? 7 लाख। और लास्ट क्या है? अनदर पोर्शन 4 लाख का, रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, मार्केट वैल्यू 31 मार्च को इतनी थी, कोई रोल नहीं, 15 जून को इतने, इतना, तो 4 और 3.8 विच एवर लोअर, 3.8, तो 3.8 पे जाएगा। रिक्लासिफिकेशन किस पे होगी? 3.8, समझे। तो जिस दिन, तो मैंने वर्ड आपको बोला याद रखने को, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन, जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन, ठीक है ना। अच्छा जी, वन मोर क्वेश्चन जो ना, मतलब मैं बोलूंगा आरटीपी का क्वेश्चन है सितंबर 24 का, बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया था, और क्वेश्चन बड़ा आसान सा, कहानी सुनाई बहुत बड़ी। मैं चाहता हूँ कि एक बार इसलिए देखना क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा कि अभी आएगा ना तो बच्चा घबरा ना जाए एकदम से, इसलिए मुझे लगा कि उस क्वेश्चन को कराना एक बार बनता है। कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इस साल में कंपनी ने एक्वायर करा बेटा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एट 1551 पर शेयर में। तो हमने जो शेयर खरीदे ना 1551 पे खरीदे, जबकि उसकी बुक वैल्यू इतनी है 192.58 और मार्केट वैल्यू इतनी है।
बुक वैल्यू इतनी है, मार्केट वैल्यू इतनी है, हमने कितने में खरीदा, हमने खरीदा 15, हमने बहुत ही महंगा खरीदा, ये हमें लग रहा है महंगा खरीदा, जब मार्केट से प्राइस से ज़्यादा दाम पे खरीदे हमने शेयर। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया हमने 675 का, वो हमने दिया कंसिडरिंग जो हमें उससे कल को बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें लगता है उससे कंपनी से बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो चलो हमने महंगा खरीदा, कोई दिक्कत बात नहीं। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिडर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसने बोला, ठीक है जी, एंड देयरफॉर अकाउंटेड एट कॉस्ट, जो आपके पास दिख रहा है, कोई प्रोविजन फॉर डिक्लाइन हमने नहीं बनाई। एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से हमने एग्रीगेट मार्केट वैल्यू जो दिखानी होते वो भी हमने दिखा दी कि उसकी मार्केट वैल्यू ऐसे की थी, वो डिस्क्लोजर के लिए हमने दे दी। 28 मार्च को जाके कंपनी ने जो शेयर्स एक्वायर्ड थे वो कितने पे चल रहे, 880 पे चल रहे BSE पे, और करंट मार्केट प्राइस जो 18 जुलाई को जाके वो 300 पे, अलग अलग समय पे अलग अलग मार्केट में दाम चल रहा है। कंसिडरिंग द टेंजिबल एंड द इंटेंजिबल बेनिफिट, मैनेजमेंट का ये व्यू है कि कोई परमानेंट डिमोनेशन अभी नहीं है जो आपके शेयर्स है, एज द सेम हैज बीन कंसिडर लॉन्ग टर्म, हमें नहीं लग रहा कोई परमानेंट डिक्लाइन है, तो कोई आपके पास डिक्लाइन की प्रोविजन नहीं बनानी, आप इसे लॉन्ग टर्म ही मान रहे हैं, ठीक है ना। नो नीड फॉर एनी प्रोविजन फॉर डिमोनेशन। आपसे पूछ रहा है वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट कॉस्ट अंडर द हेड लॉन्ग टर्म विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डिमोनेशन इज करेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद एसेट, भाई क्या दिक्कत है, तो मेरा लग रहा है कि कोई परमानेंट डिक्लाइन नहीं है, तो आप कॉस्ट पे ही दिखाओगे, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो दिखाना है वो बेटा आपके पास में बिल्कुल सही है, एज पर एसेट प्रोवाइडेड देयर इज नो डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी, ठीक है जी। अगला, अगर कोई प्रोविजन फॉर डिक्लाइन बनानी है, वेदर सच प्रोविजन शुड बी चार्ज टू द PNL और वेदर द सेम कैन बी कंसिडर्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। क्या जो भी तुम प्रोविजन बनाओगे, गिरावट आती है, तुमने अपने पास प्रोविजन बनानी है, क्या वो हौले हौले करके PL में लेके जाते हो एकदम सर, एकदम से लेके जाते हैं तो बात ही नहीं कहीं पे, बात पे तो ना है। वेदर इट इज ओपन फॉर द कंपनी टू चार्ज सच डिमोनेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन, बेटा सिंपल सी बात है, प्रोविजन बनेगी और वो एक बार में PL में जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर डिमोनेशन इन द वैल्यू शुड बी चार्ज टू द PL, तो डिमोनेशन इन द वैल्यू जो है वो आपकी कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपके पास प्रोविजन नहीं जा रही, वो सीधा ही PL में जाती है, ठीक है ना। फिर वेदर द प्रीमियम पेड फॉर द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, आपका ये था ना शेयर का मार्केट प्राइस कम था, ठीक समझना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपका शेयर का मार्केट प्राइस 876 था, फिर भी आपने इतने में खरीदा, तो आपने एक्स्ट्रा दिया 675, तो वो उसकी बात करने जा रहा है कि जो आपने प्रीमियम दिया डिस्क्राइब्ड इन द फैक्ट्स ऑफ द केस कैन बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इन द बुक्स कीपिंग इन व्यू AS 13 स्पेसिफाइज की लॉन्ग टर्म को कॉस्ट पे दिखाना है, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम। वो कहता है जी क्या इसको जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हमने दिया था 675 कह रहा है, क्या उसे एक्स्ट्रा दिखाना है, अलग से दिखाना है, द आंसर इज नो, भाई हमारी तो एंट्री, हमारी कॉस्ट क्या है 1551 पर शेयर, हम तो उतने भी दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक उतने भी क्या हुआ, हम अलग थोड़ा दिखाएंगे कि मार्केट वैल्यू अलग थी और उसमें जो हमने एक्स्ट्रा नाम के प्रीमियम के नाम मतलब जो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो अलग है ना, हमारे को किस पे दिखाना है, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 1551 पर शेयर, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको कॉस्ट पे ही दिखाना है एज पर AS 13, जो पैसे हमने मार्केट प्राइस से ऊपर दिए वो कॉस्ट का ही पार्ट है एंड कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, वही तो कॉस्ट का पार्ट है, मीन्स जो मैंने 1551 दिया है वो मार्केट में 876 चल रहा था, मैंने एक्स्ट्रा 675 दिए, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 1551 है, तो मैं तो उसी पे डेबिट करूंगा, मैं अलग से थोड़ा ना दिखाऊंगा 675 को अलग 876 को अलग, मेरी कॉस्ट ही 1551 है तो मैं उस पर दिखाऊंगा, समझे ना। कल को अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन होगा तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, बस प्रोविजन बनाऊंगा उसकी, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड की बात है। अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना अपने पास में कि ये स्टैंडर्ड AS 13 अप्लाई नहीं होता टू म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग कंपनीज वगैरह को, मतलब उनके लिए, क्योंकि ना बैंकिंग वगैरह के लिए इनके लिए RBI ने अलग से नियम दिए बेटा कि इनको कैसे इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई वगैरह करना होता है, इनको कैसे वैल्यूएशन करनी होती है। आपने किसी बैंक के शेयर खरीदे, मैंने HDFC बैंक के शेयर खरीदे, मैंने म्यूचुअल फंड में, मेरे को लग रहा है वो जो आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैंक वाले म्यूचुअल फंड उनको नहीं लग रहा, उनको नहीं लग रहा, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। उनके लिए अलग से RBI ने नियम दे रखे, उनको वो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड में जितनी भी सारी चीजें थी ना बेटा, वो मैंने आपके साथ सारे के सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे जितने पॉइंट्स है ना वो भी सारे कवर कर दिए हैं। होपफुली आपके पास में आपने पूरा लेक्चर को ध्यान से मेरे साथ सुने, मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर से कम में इस पूरे AS को रिवाइज भी करा आपके साथ में, एंड अब जब आप अपने पास प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चन की तो आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है ना। बस ध्यान रखना आराम से अपने पास करना चीज़ों को, अपने क्वेश्चन को जब आप करते हो, चाहे वो मेनली जो समय लगता है वो लगता है स्टार्टिंग के जो इंटरेस्ट बियरिंग वाले थे मैंने सारे केसेस कराए आपको, डिविडेंड इनकम वाले सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, कम राइट वाला भी पॉइंट आपको बताया, कन्वर्जन वाला भी बताया, कन्वर्टिबल डिबेंचर वाला, तो वो सारे वहाँ पे ध्यान देने वाले पॉइंट्स थे छोटे छोटे वगैरह, इकट्ठे वाले इन्वेस्टमेंट वाले बताए कि सेपरेट अकाउंट बनाने हैं, तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट सारी बातें हमने करी है। बस अब वो चीज़ होती है कि कॉन्सेप्चुअली चीज़ सीख ली, रिवाइज भी होगी,
व्हेन यू अप्लाई इट व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, तो आपके पास और बेटर क्लैरिटी मिलती है, तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपका ये स्टैंडर्ड पूरा बढ़िया तरीके से आपका बेटा क्या हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको बहुत ही मजा आया होगा। मेरे को तो देखिए आपको कराने में ना बहुत मजा आता है, रिवीजन कराने में, होपफुली आपको भी उतना ही आता होगा। प्लीज, तो अगर आप लोगों को मतलब मजा आया और आप लोगों का स्टैंड कंप्लीट हो गया, तो भाई नीचे कमेंट में डाल देना AS13 निपट गया, कंप्लीट हो गया बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आगे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू।